चलो यार, पॉलिटी हमको आगे बढ़ाना था ना, तो आज हम करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इंटर स्टेट रिलेशनशिप और जुडिशियरी का सुप्रीम कोर्ट पूरा कर लेंगे। फिर आज करंट अफेयर अभी सुबह में करेंगे, 5:30 हो रहा है, 9 बजे तक करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, 10 बजे तक उसका वीडियो डाल देंगे। फिर 12 से 1 के बीच में हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स, ये तीनों डाल देंगे। तो हमारा पॉलिटी का जुडिशियरी भी ख़त्म, सेंटर स्टेट भी ख़त्म, इंटर स्टेट भी ख़त्म, सब खत्म। उसके बाद म्यूनिसपैलिटीज़ कल से करेंगे और कल ख़त्म वो हो भी जाएगा। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप देखो, तो सेंटर और स्टेट के बीच रिश्ते को हमको पढ़ना है कि सेंटर और स्टेट के बीच रिश्ता कैसा चलता है, कहाँ कहाँ ये लोग कॉपरेट करते हैं, कहाँ कहाँ लॉ बना सकते हैं, क्या क्या पावर है इनके पास, इन सब रिगार्डिंग इन दोनों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो या दो स्टेट्स के बीच अगर डिस्प्यूट्स हो तो वो सब सॉल्व कैसे होते हैं, इन सब के रिगार्डिंग इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सेंटर स्टेट के रिश्ते 3 लेवल पे होंगे, एक फिनेंशियल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि किस किस मैटर पे कितने एरिया में सेंटर लॉ बना सकता है, कितने एरिया में स्टेट लॉ बना सकता है। फिनेंशियल में पैसे का हिसाब किताब देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में देखेंगे कि कौन कितना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसी की, तो हम लोग का एक एरिया होगा ना, जैसे तुम एसडीएम बनोगे, डीएम बनोगे, तो एक लिमिटेड जुरिडिक्शन में तुम्हारा एरिया होगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब सेंटर कितने एरिया तक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, स्टेट कितने एरिया तक कर सकता है, वो हम देखते हैं। जो हमारा फिनेंशियल वाला रिश्ता है ना, फिनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट का, वो पार्ट 12 में दिया हुआ है, आर्टिकल 268 से 293। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो रिश्ता है वो पार्ट 11 256 से 63 तक दिया हुआ है, और लेजिस्लेटिव वाला जो पार्ट है वो भी पार्ट 11 45 से 55 दिया हुआ है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब पहले हम करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, ठीक। तो देखो, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हमारा पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 255 तक आता है। इसमें पहला हम देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। टेरिटोरियल एक्सटेंट मतलब सेंटर कितने एरिया तक लॉ बना सकता है और स्टेट कितने एरिया तक लॉ बना सकता है, इसी को हम बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। कि कितना टेरिटरी है, क्या सेंटर पूरे दुनिया के लिए लॉ बना सकता है? नहीं, सेंटर की एक लिमिटेड पावर है, जहाँ पे इंडिया की बाउंड्री होगी वहीं पे लॉ बना सकता है। क्या स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश, स्टेट्स में उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के लिए लॉ बना सकता है? नहीं, यूपी की एक अपनी टेरिटोरियल लिमिट है, वहाँ पे वो लॉ बना सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग, ये तो हम थोड़ा सिंपल वर्ड में बोल दिए ना, लेकिन इसी को टेरिटोरियल एक्सटेंट बोलते हैं और इसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर का देखते हैं। तो सेंटर लेवल पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टेरिटरी है उसके लिए पूरा इंडियन टेरिटरी पे या फिर इंडियन टेरिटरी के किसी एक छोटे पार्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। अब इस टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आ गए, यूनियन टेरिटरीज भी आ गए, और जो टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर किया है या करेगा, जैसे कि तुमको हम बताए हैं ना, सिटी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में कि इंडियन टेरिटरी ये बाहर से टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभी ग्रीनलैंड वाला में इंटरनेशनल चार्टर आर्टिकल 2 कराए थे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का, कि कोई टेरिटरी अगर खुद से मिलना चाहे तो आकर मिल सकता है लीगल तरीके से। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया को हम बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें स्टेट्स आ गए, यूटी आ गए और एक्वायर्ड टेरिटरीज आ गए। तो इन सब के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, या फिर कहीं इस टेरिटरी के किसी छोटे कोने में बस लॉ की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के लिए भी बना सकता है। इसी में तो स्टेट्स सारे हैं, ये पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसी में स्टेट्स हैं, इसी में यूटी हैं, और जो टेरिटरीज इंडिया एक्वायर करेगा या कर लिया है वो भी इसी में है। तो ये पूरा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर सेंटर लॉ बना सकता है। पहला चीज तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है? सेंटर के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी है। मतलब ये टेरिटरी तो हो गया जिसमें स्टेट आ गए, यूनियन टेरिटरी आ गए, एक्वायर्ड टेरिटरी आ गए, इसके अंदर तो लॉ बना सकता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन भी है। मतलब ये भारत की टेरिटरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। कैसे? देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन में क्या आएगा? इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत का नागरिक
या भारत के नागरिक की कोई भी संपत्ति अगर दुनिया के किसी भी कोने में है, उस नागरिक की संपत्ति है जो भारत का नागरिक है, तो उस पर भी सेंटर लॉ बना सकता है। तो सेंटर कहाँ कहाँ लॉ बना सकता है? एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जिसमें स्टेट्स आएंगे, यूटी आएंगे, और जो टेरिटरी इंडिया एक्वायर करेगा वो आएगा, जिसको हम पूरा एक सर्कल में भारत की टेरिटरी मान लेते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है, ये भारत के टेरिटरी में देखो नहीं आ रहा है, भारत की टेरिटरी यही थी, लेकिन यहाँ भी लॉ बना सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कुछ संपत्ति ऐसी है जो भारत के नागरिकों की है। तो इस तीन जो भारत के नागरिक की संपत्ति है, ये तीन, ये वाला, ये जो हरा वाला है, इन तीनों पे भी लॉ बना सकता है। तो ये सेंटर का हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन हो गया। ठीक, तो सेंटर दो जगह कहाँ कहाँ लॉ बना सकता है, समझ गए? पूरे इंडिया पे, और कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है जहाँ पे हमारे सिटीजन्स की प्रॉपर्टी किसी दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है, वहाँ भी सेंटर लॉ बना सकता है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से स्टेट्स का देख लो, तो स्टेट्स अपने स्टेट के लिए या पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी एक छोटे हिस्से के लिए लॉ बना सकता है। जैसे कि ये यूपी है, तो यूपी में योगी जी पूरे इस यूपी के लिए लॉ बना सकते हैं, या हो सकता है यूपी के किसी एक कोने, कानपुर के लिए सिर्फ लॉ बनाए, सिर्फ इलाहाबाद के लिए लॉ बनाए, या फिर हो सकता है सिर्फ बरेली के लिए लॉ बनाए, सब के लिए ना बनाए। तो ये उनके ऊपर है, ये सब के लिए भी है या फिर किसी एक पार्ट के लिए भी लॉ बना सकते हैं। अब इसी स्टेट वाले जुरिडिक्शन में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस क्या है? अब देखो, रूल तो ये कहता है कि योगी जी उत्तर प्रदेश के बाहर लॉ नहीं बना सकते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो इसके बाहर तो योगी जी लॉ नहीं बना सकते हैं ना, यूपी नहीं बना सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना ही है, तो जो बनाएगा इसके अंदर बनाएगा। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस ये कहता है, जो कि आर्टिकल 245 से डिराइव होता है। ये आर्टिकल 245 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन देता है स्टेट्स को। कब देगा? स्पेसिफिक नेक्सस जब बनेगा स्टेट्स के बीच। ये हमेशा नहीं अप्लाई होगा, कभी कभी होगा। जैसे कि देखो, ये क्या है, अभी तुमको यहाँ डाउट हो रहा होगा, हम समझाते हैं। ये हमारा यूपी है, ठीक, और देखो जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, और ये हमारा एमपी है, ठीक। ये दोनों का बॉर्डर आपस में चिपक रहा है ना, ये दोनों का बॉर्डर आपस में चिपक रहा है ना, ऐसे। तो मान लो कोई इंटर ट्रेड हो रहा है यूपी एमपी के बीच, कोई भी ट्रेड हो रहा है, इधर से कोई ट्रेड व्यापार हो रहा है, और यूपी और एमपी एक नेक्सस बना ले, एक सफिशिएंट नेक्सस बना ले कि हाँ एक लॉ होना चाहिए, और दोनों नेक्सस बनाकर, मतलब एक कोऑर्डिनेशन बनाकर अगर काम करे, तो इस ट्रेड को और अच्छा करने के लिए, या फिर इस बॉर्डर रीजन में कुछ काम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को भी साथ में लेकर यूपी की ही गवर्नमेंट एक लॉ बना देगी, जो मध्य प्रदेश के भी इस कुछ एरिया में इम्प्लीमेंट होगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं टेरिटोरियल नेक्सस, कि टेरिटरी के बीच नेक्सस हो गया, कॉपरेशन बन गया। एक नेक्सस मतलब कोलैबोरेशन, ठीक। तो ये हमेशा नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होगा, ठीक। समझ में आया? एक बार फिर समझो, यहाँ यही एक मेन जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डाउट करता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक। अब इन दोनों का बॉर्डर आपस में एकदम चिपक रहा है, ये ऐसे चिपक रहा है, ऐसे चिपक रहा है ना, और इन दोनों के बीच ट्रेड होता है। तो कभी कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉ बनाना है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को ही मौका मिल जाए कि तुम इस पूरे के लिए लॉ बना दो। मध्य प्रदेश का भी थोड़ा टेरिटरी पे ये लॉ अप्लाई हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, की टेरिटरी ने आपस में नेक्सस कर लिया, कॉपरेशन कर लिया, यूपी एमपी एक साथ आ गए और एक लॉ बना दिया। आर्टिकल 245 से ये डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस डिराइव होता है, जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन दे रहा है स्टेट्स को, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन दे रहा है। देखो, ये यूपी था, ये एमपी था, लेकिन योगी जी ने यहाँ तक लॉ बनाया था, इस एरिया तक लॉ बना दिया था। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल नेक्सस बन गया दोनों के बीच, और ये कंडीशन है कि सब्जेक्ट टू सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच नेक्सस बनेगा, कॉपरेशन बनेगा, तभी ये इम्प्लीमेंट होगा, हर केस में नहीं होता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस आर्टिकल 245 से डिराइव हो रहा है। ये स्टेट्स को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन दे देता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में देता है, कुछ स्पेसिफिक मैटर में देता है, हमेशा ये नहीं अप्लाई होता है, और वहीं अप्लाई होगा जब एक नेक्सस, एक कॉपरेशन बन जाए दो स्टेट्स के बीच, ठीक। तो जैसे पार्लियामेंट का हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन देखे हैं, तो ये तो पार्लियामेंट की थोड़ी सी वाइड है कि भारत
के नागरिकों की संपत्ति अगर विश्व के दुनिया के किसी भी कोने में है तो भारत सरकार उस पर लॉ बना सकती है। लेकिन स्टेट्स का जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, वो उतना वाइड नहीं है, लिमिटेड है। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार योगी जी को क्यों कहेगी पक्की लॉ बना लीजिए, तो जल्दी ये टेरिटोरियल नेक्सस बनता ही नहीं है। लेकिन अगर बन गया तो ये स्टेट लॉ बना सकती है अपने टेरिटरी के बाहर भी, ठीक है। और अपने टेरिटरी के बाहर कैसे, ये एग्जांपल याद रखना, यूपी एमपी की बॉर्डर सटी हुई है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, इन दोनों के बीच कुछ ट्रेड का रिश्ता है, कुछ ना कुछ बॉर्डर वाले लोग की गवर्नेंस करनी है। तो एमपी की सरकार ने कहा कि ठीक है योगी जी भैया लॉ बनाइए, यही लॉ थोड़ा सा एमपी के इस एरिया में भी, एमपी के इस एरिया में भी यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यूपी की बॉर्डर तो यहीं तक है, तो यहाँ तक कैसे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो एमपी की है, क्योंकि टेरिटोरियल नेक्सस बन गया। ठीक, बस आगे चलो, अब समझ में आ गया होगा। और यही होता है टेरिटोरियल नेक्सस। लेकिन जल्दी स्टेट्स टेरिटोरियल नेक्सस पे राजी ही नहीं होते हैं, कोई क्यों तुमको लॉ बनाने देगा। तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है, ज़्यादा यूज इसका नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रोविज़न है हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखो, ये पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस का देखो, हम पहले 3 देखे रिलेशन, 1 2 3, जिसको हम पहले इसको करना शुरू किए। इसका पहला पार्ट देख लिए कि भैया लॉ बना कहाँ कहाँ सकते हैं। सेंटर स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, तो सेंटर कितने एरिया में लॉ बना सकता है ये देखे, स्टेट्स कितने एरिया में लॉ बना सकता है ये देखे। अब देखते हैं किन किन मैटर पे लॉ बना सकता है। तो सब्जेक्ट्स, तो हमारे पास 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देता है 3 भागों में, एक यूनियन, एक स्टेट, एक कंकरेंट लिस्ट। यूनियन वाले लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट वाले लिस्ट में जितने भी मैटर होंगे, जैसे कि कुछ भी लिख दिए, एजुकेशन, फाइनेंस, कुछ भी लिख दिए, जस्ट एन एग्जांपल, एजुकेशन है नहीं है स्टेट लिस्ट में, तो ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स लिखे होंगे अगर यूनियन लिस्ट में लिखे हैं तो सिर्फ इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन की सरकार लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में लिखे हैं तो सिर्फ इसमें स्टेट की सरकार लॉ बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में है ना, तो दोनों मिलकर बनाते हैं, स्टेट्स एंड सेंटर मिलकर इस पे लॉ बनाते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल 3 भागों में लिस्ट को बांटता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, अब हर एक लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है याद करने की ज़रूरत नहीं है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आया था जो कि 5 सब्जेक्ट को, जो कि स्टेट लिस्ट में था, ये स्टेट लिस्ट में था, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन लाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र की है स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। क्यों की है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में अगर ये 5 सब्जेक्ट रहता तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। अब आ गया ये कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में जब आ गया तो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इस पे लॉ बना सकते हैं। और एक और पार्ट ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में, इस वाले लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं ना, लेकिन जब लॉ बन जाएगा और मान लो सेंटर अलग लॉ बना दिया, स्टेट अलग लॉ बना दिया, इस कॉन्करेंट लिस्ट वाले में हो सकता है कि नहीं। जब कोई काम हम और तुम दोनों मिलकर कर सकते हैं किसी एक ही मुद्दे पे, तो हो सकता है ना कि तुम कुछ दूसरे तरीके से कर दो, हम कुछ दूसरे तरीके से कर दें, हर बार कॉपरेशन हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। उसी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं एक मुद्दे पे, तो ये भी तो हो सकता है कि इसी मुद्दे पे दोनों का लॉ कभी कभी अलग हो। तो जब अलग लॉ हो जाएगा एक ही मुद्दे पे कॉन्करेंट लिस्ट के किसी एक मैटर पे, कि सेंटर का अलग लॉ चल रहा है, स्टेट का अलग लॉ चल रहा है, उस केस में किसका लॉ प्रिवेल करेगा, तो उस केस में सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों के सहमति से एक लॉ बन गई तब तो ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर डेविएशन हो रहा है कि सेंटर अलग लॉ बना दिया कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे, स्टेट अलग लॉ बना दिया, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, तो जब अगर अलग अलग बना देंगे, दोनों की व्यू में डाइवर्जेंस होगा, उस केस में सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा कॉन्करेंट लिस्ट में। ये फैक्ट ध्यान रखना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि स्टेट लिस्ट में होता तो सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकते थे। अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए हैं इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, और दोनों सहमति से लॉ बना लिए तब तो ठीक है। लेकिन लॉ में अगर सेंटर और स्टेट डाइवर्जेंट रहेंगे तो सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखो वो 5 सब्जेक्ट
थे कौन कौन से? तो एक एजुकेशन था, एक फॉरेस्ट था, एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स था, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था कि जस्टिस कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, वही हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोविज़न, और वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये वेट्स एंड मेजरमेंट में कंफ्यूज मत होना, ये वही मेट्रिक सिस्टम ही है वेट में, ताकि फेयर इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटर स्टेट ट्रेड हो, इसको प्रमोट किया जा सके। ये वेट एंड मेजर तो तराजू वाला ही वेट एंड मेजर है, कंफ्यूज मत होना कि पॉलिटी में वेट एंड मेजर कहाँ से आ गया। ये वही वेट एंड मेजर है जो तुम समझ रहे हो, तराजू से 1 किलो 1 लीटर वाला ही ये मेट्रिक सिस्टम है। इसी को पे लॉ बनाने के लिए, ये स्टेट लिस्ट में पहले था लेकिन इसको सेंटर ने कॉन्करेंट लिस्ट में ले आया कि अब इस मुद्दे पे सेंटर और स्टेट मिलकर लॉ बनाएंगे। तो ये 5 ध्यान रखना बस कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 5 सब्जेक्ट को, जो कि स्टेट सब्जेक्ट था, ट्रांसफर कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक, अब ये हमको समझ में आ गया। पहले हम क्या देखें, कितने टेरिटरी में कौन लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट और स्टेट्स। उसके बाद हम देखें टेरिटरी तो हो गया, लेकिन कुछ मुद्दे पे लॉ बनाएंगे ना, तो उस मुद्दे के लिए 3 लिस्ट हैं, और 3 लिस्ट के जो फैक्ट्स थे, थोड़ा सा जो याद करने वाले फैक्ट्स थे वो तुमको हम बता दिए। तो ये 3 लिस्ट के हिसाब से लॉ बनते हैं। यूनियन लिस्ट वाला सिर्फ यूनियन, स्टेट लिस्ट वाला सिर्फ स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट वाला सेंटर स्टेट, दोनों। ऐसे लॉ बनते हैं। तीसरा देखो, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। अब लॉ कहाँ कहाँ बना रहे हैं वो तो हम देख लिए। अब हम देखते हैं, ये स्टेट वाला लिस्ट है ना, तो इसमें कौन लॉ बनाएगा? इसमें तो सिर्फ स्टेट्स बना सकता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाने लगती है इस स्टेट लिस्ट वाले में भी। अब वही देखना है कि वो सिचुएशन कब आती है। तो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड, पार्लियामेंट ही लेजिस्लेशन करने लगे, लॉ बनाने लगे स्टेट के फील्ड में, स्टेट के मुद्दे पे। तो कब होगा ऐसा? हम सब जानते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी 352 से, तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के सारे मुद्दे पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इमरजेंसी तुमको करवा चुके हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस है। आर्टिकल 250 में ये लिखा है कि मान लो, ये तुमको हम इमरजेंसी में भी करा दिए हैं, यहाँ आर्टिकल के साथ याद करा दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे पूरा भारत का सरकार, पूरा इंडियन टेरिटरी है, यहाँ लगा हुआ है नेशनल इमरजेंसी। अब पूरे भारत के लिए लॉ बना रहे हैं पार्लियामेंट, सेंटर लॉ बना रहा है। अब इस भारत में एक यूपी भी आता है शहर, इस यूपी के लिए भी पार्लियामेंट लॉ बना दिया। अब मान लो इमरजेंसी खत्म हो गई आज के डेट में, आज कितना है, 26 जनवरी 2026, आज नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई। तो ये जो लॉ बना दिया सेंटर यूपी के लिए, ये कब तक वैलिड रहेगा? तो सिर्फ 6 महीने के लिए। लॉज इन ऑपरेटिव आफ्टर 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी खत्म हो गया है ना, तो ये जो पार्लियामेंट लॉ बना दिया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम में यूपी में, यूपी अगर चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकता है पास करा के अपना स्टेट लेजिस्लेचर में ये लॉ को, अगर उसको अच्छा लगे तो। नहीं तो ये 6 महीना में ये लॉ, इमरजेंसी आज खत्म हुई है 26 जनवरी 2026, आज इमरजेंसी खत्म हो गई, तो आज से 6 महीना बाद ये लॉ खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ये तुमको हम इमरजेंसी में भी करवाए थे कि एक बार नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है और इस बीच कोई लॉ बना हुआ है, तो 6 महीने तक ही ये लॉ खींचेगा। खत्म होने के बाद सिर्फ 6 महीने तक ये लॉ चलेगा। उसके बाद या तो स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस से पास करा ले, नहीं तो वो लॉ इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये आर्टिकल 250 हमारा कहता है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो पार्लियामेंट है वो घुस जाता है स्टेट ये वाले लिस्ट में लॉ बनाने के लिए। देखो, नेशनल इमरजेंसी जैसे लगी, पार्लियामेंट घुस गया स्टेट लिस्ट पे, सारे मैटर पे अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। ठीक, लॉ बना देगी, लेकिन एक्सेप्शन यही है कि जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगा उसके 6 ही महीने तक, इमरजेंसी आज खत्म हुआ तो आज से 6 महीने तक ये लॉ तो चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद इस लॉ को चलाना है तो जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होगी वो इस लॉ को वापस से पास करे, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 250 कहता है। ठीक, दूसरा कब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मुद्दे पे लॉ बना सकती है? तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन एक पास कर दे तो। आर्टिकल 249 ये कहता है, जो हमारा राज्यसभा है ना, अपर हाउस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स जिसमें आते हैं, पार्लियामेंट में कराए हैं, तो वो अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दे और उस रिजोल्यूशन को पास कर ले 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से, इस मेजोरिटी से अगर वो रिजोल्यूशन पास हो गया है राज्यसभा में, तब पार्लियामेंट आकर लॉ बना देगा स्टेट के मुद्दे पे। और ये लॉ कब तक चलेगा? 1 साल के लिए चलेगा, एक बार में
हालांकि इसको हम रीन्यू कर सकते हैं इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक। मान लो जस्ट एन एग्जांपल, राज्यसभा आज रिजोल्यूशन पास कर दे कि यूपी, एमपी, बिहार ये 3 जगह लॉ ठीक से नहीं बन रहा है, और राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किनका है, इन्हीं स्टेट्स का है, क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है, इन्हीं स्टेट से रिप्रेजेंटेशन आते हैं। तो मान लो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करे, यूपी, बिहार, एमपी के लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक रिजोल्यूशन पास करते, कर ही सकता है, एग्जाम्पल ले लो। अब इस रिजोल्यूशन को 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट भी मिल गया, ये वाला सपोर्ट भी मिल गया। अब जैसे ही सपोर्ट मिला, ये रिजोल्यूशन पास हो गया, पार्लियामेंट आएगा, यूपी के लिए, एमपी के लिए, बिहार के लिए लॉ बना देगा। लेकिन ये लॉ बन गया, अब ये लॉ कितने समय तक चलेगा, तो ये लॉ एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए चलेगा। एक बार लॉ बन गया तो इसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल होगी। हालांकि इसको हम रीन्यू कर सकते हैं बार बार इनफाइनाइट पीरियड तक, अंतहीन समय तक। ये 1 साल के लिए हो गया, अब 1 साल पूरा हो गया, वापस से इसको रीन्यू कर लो 1 साल के लिए। 1 साल फिर पूरा हो गया, वापस से इसको रीन्यू कर लो 1 साल के लिए। 1 साल फिर पूरा हो गया, वापस से रीन्यू कर लो 1 साल के लिए, फिर रीन्यू कर लो 1 साल के लिए। कहने का मतलब, करने को तो तुम लगातार कितने भी समय तक रीन्यू करते जा सकते हो, लेकिन एक बार में जो तुम लागू करना वो सिर्फ 1 साल के लिए लागू करना, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, समझ में आ गया। कौन सा लॉ, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर दे कि पार्लियामेंट तुम लॉ बना दो स्टेट्स के लिए, तब कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए राज्यसभा कहेगी कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो पार्लियामेंट लॉ बना देगी। अगर 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो पास हो गया रिजोल्यूशन, तो लॉ बनाएगी। तो कह रही ये रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि ठीक है लॉ बनाओ, राज्यसभा ने पास कर दिया रिजोल्यूशन, वो 2/3 से पास भी हो गया प्रेजेंट एंड वोटिंग से। अब लॉ बनाओ तो उस लॉ को ना एक बार में 1 ही साल के लिए इम्प्लीमेंट करना, वापस से रीन्यू करते रहना, वापस से अप्रूवल ले लेना, वापस से 2/3 मेजोरिटी से पास करा लेना, फिर 1 साल के लिए कर देना, फिर 2/3 से पास करा लेना, फिर 1 साल के लिए कर देना, फिर 2/3 से राज्यसभा से पास करा लेना, 1 साल के लिए कर देना, ऐसे चलता है। ठीक, फिर और कब कब केस आएगा जब पार्लियामेंट स्टेट के मैटर पे लॉ बना सकता है, तो आर्टिकल 252 ये कहता है कि अगर स्टेट्स खुद ही रिक्वेस्ट कर दे पार्लियामेंट को, स्टेट्स खुद ही आकर रिक्वेस्ट कर दे कि भैया हमसे लॉ नहीं बन रहा है, सेंटर तुम ही लॉ बना दो, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे कि मान लो यूपी, बिहार, एमपी, 2 ये 3 स्टेट हो गए, इन तीनों के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो आगे कहेंगे मोदी जी हमसे लॉ नहीं बनेगा, आप ही बना दीजिए, आप ही बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लॉ बना दीजिए। यूपी के लिए भी, बिहार के लिए भी, एमपी के लिए भी। मोदी जी कहेंगे लॉ, आर्टिकल 252 का इस्तेमाल करेंगे, स्टेट्स हमको रिक्वेस्ट कर रहा है लॉ बना दे, स्टेट सब्जेक्ट पे बना देंगे लॉ। ठीक, लेकिन ये लॉ सिर्फ उन्हीं स्टेट पे अप्लाई होगा जो रिक्वेस्ट किए हैं, जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, यही 3 रिक्वेस्ट किया था ना, तो इन्हीं 3 पे ये लॉ अप्लाई होगा। ठीक, और इस लॉ को सिर्फ पार्लियामेंट ही रिपील कर सकती है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये तीनों रिक्वेस्ट किए थे, मोदी जी लॉ बना दिए इस पे, अब ये लॉ आ गया, ये लॉ आ गया, ये वाला जो है ना ये लॉ है, किसी भी मुद्दे पे मान लो ये कानून है। अब इस कानून को मान लो 5 साल चला, फिर एमपी, यूपी, बिहार को मन कर रहा है कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, ये कानून अच्छा नहीं है, तो ये एमपी, बिहार, यूपी कर देगा क्या? नहीं कर सकता है। ये लॉ अब जब ख़त्म होगा, तब, जब तक नहीं ख़त्म होगा तब तक पार्लियामेंट नहीं करे, तो ये लॉ अब जब ख़त्म होगा जब पार्लियामेंट खुद आकर करे इस लॉ को ख़त्म। स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को ख़त्म नहीं कर सकता है, इस लॉ को सिर्फ पार्लियामेंट ख़त्म करेगा, ये फैक्ट ध्यान रखना। चलो, और कौन कौन से केसेस होते हैं जब पार्लियामेंट स्टेट के लेजिस्लेशन में घुस जाता है? तो प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, 365 कराए हैं ना, 2 ग्राउंड्स पे लगते हैं प्रेसिडेंट रूल, कल ही कराए हैं, परसों कराए हैं। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, पूरा जो इमरजेंसी वाला किए हैं, तो उस केस में भी सेंटर लॉ बनाने लगती है स्टेट के सब्जेक्ट पे। या फिर कोई अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमको इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हमको पूरा करना है, तो भी आर्टिकल 253 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मैटर पे लॉ बना सकती है। ठीक, चलो, अब पार्लियामेंट कब कब स्टेट फील्ड में आकर लॉ बना लेगा, मतलब ये पार्लियामेंट है, ये इस स्टेट्स लिस्ट में
ये इस स्टेट लिस्ट में लॉ कब कब बना सकता है वो तुमको हम कंडीशन बता दिए, उसके रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट्स हैं वो बता दिए। अब आगे चलो। अब एक और आता है सेक्शन, इसी अभी लेजिस्लेटिव रिलेशन का ये चौथा पार्ट हम देख रहे हैं। तीसरा देखे, देखो यही मेन लेजिस्लेटिव रिलेशंस ही मेन है, ये तो बच्चों वाला है इसलिए तुमको हम ध्यान से ये करवा रहे हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस ही मेन है। ये पहला देखे कि कितने टेरिटोरी के एरिया में लॉ बनाएंगे, फिर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाएगा, फिर देखे कि कब पार्लियामेंट स्टेट के मुद्दे में लॉ बनाने लग जाएगा। अब देखते हैं कि कभी कभी ये होता है ना कि सेंटर पूरा स्टेट को ही कंट्रोल करने लगता है, ये कब करने लगेगा, ये कब करने लगेगा, स्टेट के मुद्दे को ही पूरा कब सेंटर कंट्रोल करने लगेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 और 201 है, गवर्नर का वही एसेंटिंग पावर। याद आ गया कि गवर्नर बिल को एसेंट ही नहीं दे रहे हैं, रख लिए हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब देखो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ लेकर आई, ये पास कब होगा, ये तो अभी बिल है, मान लो ये पास हो गया दोनों हाउस से, बोथ हाउसेस से ये पास हो गया। अब ये एक्ट कब बनेगा, तो एक्ट तब बनेगा जब सेंटर में प्रेसिडेंट एसेंट देंगे और स्टेट में गवर्नर एसेंट देंगे। तो गवर्नर के पास आर्टिकल 200 और 201 है जो कि उनको वीटो पावर देता है, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, अलग अलग वीटो है जो कि हम तुमको पढ़ाए हुए हैं पार्लियामेंट में। तो इस वीटो का इस्तेमाल करते हैं गवर्नर और कह देते हैं कि ये बिल को हम रिजर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए। मतलब स्टेट जैसे कि एमपी एक लॉ लाया, गवर्नर साहब कहे कि तुम्हारा ये बिल को हम एसेंट तभी देंगे जब प्रेसिडेंट हमको कहेंगे, क्योंकि इस बिल पे हम प्रेसिडेंट से विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। गवर्नर को ऐसा लगेगा तो गवर्नर 201 का इस्तेमाल करके बिल को रोक लेगा। अब यहीं पे एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस, जो कि तुमको हम गवर्नर वाले चैप्टर में डिबेट करा चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है इस मुद्दे पे कि कितने समय में देगा बिल को एसेंट, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट रिजर्व कर सकते हैं ये कुछ पता ही नहीं है। गवर्नर कितने समय तक रिजर्व कर सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखता है। अब इसी का इस्तेमाल करके, लूप होल्स का इस्तेमाल कर कर गवर्नर 3-3 साल 4-4 साल तक के लिए बिल के को एसेंट नहीं देते हैं। उसके आगे की डिबेट करंट अफेयर में 10 बार कराए हैं। अभी गवर्नर वाला पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर हम कराए हैं, पार्लियामेंट के बाद गवर्नर, उसमें डिटेल में पूरी कहानी सुनाए हैं, तो तीसरी बार तो रिपीट नहीं करेंगे। चलो तुम लोग खुद देख लेना वो वाला। करंट अफेयर में भी किए हैं, अभी गवर्नर वाले में भी कर लिए हैं। अब जब करंट अफेयर रिवीजन हम कर रहे हैं उस रिवीजन में फिर से वो करेंगे, अभी यहाँ नहीं करेंगे। ये डिबेट की कहानी सबको पता है, तुम लोग को याद होगा। तो ये पहला मुद्दा है जब स्टेट पे कंट्रोल करने लगती है सेंटर, कैसे, थ्रू गवर्नर से। गवर्नर रिजर्व कर लेते हैं बिल को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, इसीलिए तो गवर्नर को हम क्या कहते हैं, एजेंट ऑफ सेंटर इन स्टेट्स। गवर्नर के थ्रू सेंटर कंट्रोल करने लगता है स्टेट को। और भी मुद्दा है, कुछ ऐसे बिल हैं जो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर में ये लाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में तभी आएंगे जब प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन मिलेगा। ये भी हम तुमको कराए हुए हैं करंट अफेयर में, शायद ये तुमको हम पहले करा दिए हुए हैं रिकॉर्डिंग जो डाले हैं उसमें, या फिर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अपलोड करना वीडियो हमको बाकी है। तो जून का करंट अफेयर 2025 का देखना तुम लोग के पास, जिनके पास भी पीडीएफ है। पीडीएफ तो ग्रुप में ही डाला है, कॉमन ग्रुप में, कॉमन नहीं पेड वाले में डाला है, वहाँ से डिलीट कर दिए। तो जून में तुम देखना एक न्यूज़ आया हुआ है तोतापुरी मैंगो, तोतापुरी मैंगो से रिगार्डिंग, इसमें हम ये तुमको 304 और ये प्रोविज़न कराए हुए हैं। अब इस तोतापुरी मैंगो को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो करंट में रिवीजन हम करवा दिए हुए हैं, या तो वो वीडियो अपलोड हो चुका है या मेरे रिकॉर्डेड फ़ोन में पड़ा है, अपलोड करना बाकी है, दोनों में से कोई एक कंडीशन है, ठीक, तो वो हो जाएगा। अब तुमको हम यहाँ पूरा मुद्दा समझा देते हैं। कुछ ऐसे बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में तभी इंट्रोड्यूस होंगे जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, ये आर्टिकल 304 कहता है। जैसे कि एग्जांपल, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई भी स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है। मतलब यूपी ये नहीं कह सकता है कि हम एमपी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, यूपी के पास पावर नहीं है कर सकता है। कब कर सकता है, इसको एक बिल लाना होगा और इस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में पास कराना होगा और उस बिल को फिर प्रेसिडेंट एसेंट देंगे तभी ये इम्प्लीमेंट होगा। और ये बिल आएगा कब, जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे तब। देखो
ये प्रेसिडेंट जब रिकमेंडेशन देंगे तभी ये बिल यूपी ला सकता है कि हम एमपी के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं देंगे तब तक ये बिल आएगा ही नहीं। अब करंट अफेयर का डिबेट एक आया था तोतापुरी मैंगो से रिगार्डिंग, तोतापुरी मैंगो से रिगार्डिंग। ये साउदर्न स्टेट्स में मैंगो खूब, ये वाली वेराइटी का खूब उगता है तोतापुरी मैंगो का। केरला और आंध्र प्रदेश के बीच ये विवाद हो गया था। केरला के एक डीएम ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, केरला के एक डीएम ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आंध्र प्रदेश से तोतापुरी मैंगो को हम नहीं घुसने देंगे, ऐसा कुछ हुआ था। ये एग्जैक्ट हमको स्टेट्स नहीं ध्यान में है कि कौन से स्टेट के डीएम ने किया था। ये केरला आंध्र प्रदेश का ही विवाद था, वो हमारे काम का भी नहीं है। स्टेट्स हमको ध्यान में नहीं रखने हैं, हमको बस आर्टिकल ध्यान में रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो वो डीएम ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपका तोतापुरी मैंगो हम अपने स्टेट में नहीं आने देंगे। तो हिंदू में विवाद आया कि भैया डीएम कैसे कर देगा, यहाँ तो स्टेट लेजिस्लेचर भी इस बिल को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ला ही नहीं सकता है, तो डीएम की कहाँ से पावर आ गई। तो डिबेट वही मेन मुद्दा का था। और तोतापुरी मैंगो के बारे में हमको बेसिक देखना था कि तोतापुरी मैंगो कहाँ उगता है, कैसा होता है। तो वो तुमको हम रिकॉर्डेड है या फिर डल चुका है या डालना बाकी है, जून का ही रिवीजन सीरीज में ध्यान रखना है इस बात को। वो तुमको याद आ जाएगा जैसे ही हम वो पॉइंट पे तुम वीडियो चलाओगे ना रिवीजन में जून का, तुमको मेरी ये बात याद आ जाएगी। तो उसमें पूरी कहानी जानना जरूरी नहीं है कि कौन से स्टेट के डीएम ने क्या किया, वो बकवास बात है। जानना बस इतना है कि कोई भी इंटर स्टेट ट्रेड अगर हो रहे हैं, दो स्टेट के बीच अगर हो रहे हैं, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कोई भी स्टेट नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर ला तो सकता है, लेकिन तभी लाएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे तब। जैसे कि आर्टिकल 304 है जो कि कहता है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाना है ट्रेड एंड कॉमर्स पे, मतलब यूपी एमपी के बीच जो ट्रेड हो रहा है इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को बिल लाना होगा। और ये बिल तभी आएगा जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे, नहीं तो ये बिल आएगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो देखो इस मुद्दे में भी सेंटर कंट्रोल कर रहा है। प्रेसिडेंट को मर्जी होगा तभी तो रिकमेंडेशन देंगे, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दिए नहीं, ये बिल आएगा ही नहीं। तो जो स्टेट है वो लॉ ला ही नहीं पाएगा, कहानी खत्म। और इसी के डिबेट के लिए आया था तोतापुरी मैंगो। ये आंध्र प्रदेश केरला के बीच एक विवाद था। किसी के स्टेट ने किसी स्टेट के एक डीएम ने बोला था कि हम तोतापुरी मैंगो नहीं आने देंगे, यहाँ से वहाँ या यहाँ से वहाँ, ऐसे ही कुछ कहानी थी कि नहीं आने देंगे। अब भैया नहीं कैसे आने दोगे, क्योंकि ये तो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की भी नहीं है कि वो बिल लाकर इस नहीं आने को रोक दे। ये तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आंध्र प्रदेश या केरला का रोक नहीं सकता है तोतापुरी मैंगो के इंटर स्टेट ट्रेड को। कब तक नहीं रोक सकता है, जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं देंगे। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे तभी रोकने का बिल आएगा। अब दे दिए हैं प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, तब तो बिल आएगा। अब इस बिल को पास कराना होगा दोनों हाउस से। अब ये बिल पास होंगे तभी जाकर ये फिर एक्ट बनेगा, तभी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो भैया इतना लंबा प्रोसेस डीएम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो डीएम पे इंक्वायरी भी हुई थी, उसका ट्रांसफर पोस्टिंग संटिंग वगैरह भी हो गया था। केरला का ये न्यूज़ है, जून 2025 में आया था। तोतापुरी मैंगो कराए हुए हैं। मेन मुद्दा यही था आर्टिकल 304 तुमको समझाने का। और कुछ ऐसे बिल होते हैं जो तभी आएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल है उसका। ठीक, फिनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 लगती है ना, फिनेंशियल इमरजेंसी। इस केस में भी सेंटर स्टेट को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट्स को कि कुछ मनी बिल को तुमको पास नहीं करना है, कुछ फाइनेंस बिल्स को अभी पास मत करो, रिजर्व करके रखो, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिनेंशियल इमरजेंसी लगा है, तुम ये पैसे वाला बिल नहीं पास कर सकते हो। तो देखो सेंटर कंट्रोल कर रहा है स्टेट्स को। इसी के साथ हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशन यहाँ से खत्म। अब छोटे छोटे हैं, कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लेना। लंबा इतना ही था, अब छोटा छोटा है, कुछ नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कितना एरिया में सेंटर स्टेट कर सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसी तरीके से 3 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। यूनियन में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, स्टेट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और कॉन्करेंट में सेंटर स्टेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो लॉ बन गया इसको इम्प्लीमेंट करना। तुम एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आईएएस को एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सेवा संभालता है, प्रशासन संभालता है, इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, वो एग्जीक्यूटिव है। ठीक, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की यूनियन और स्टेट कहाँ कहाँ रिलेशन बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो इसमें तुम्हारे सर्विस आईएएस आईपीएस का भी जिक्र आ जाएगा इसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्ते में। देखते जाओ कैसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट के मुद्दे पे हम बांटे हुए हैं। यूनियन पे यूनियन लॉ बनाएगा, स्टेट पे स्टेट, कॉन्करेंट पे दोनों। ठीक, ये तो क्लियर है। अब देखो स्टेट्स की ये ऑब्लिगेशन है कि वो सेंटर के डायरेक्शन से
को माने, नहीं तो उस पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। याद करो, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल दो तरीके से लगता है, एक तो 356 से लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, और एक लगता है 365 से। अभी कल कराए हैं। 365 से कब लगेगा? जब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के दिए हुए डायरेक्शन को नहीं मान रही है, तब जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा वो आर्टिकल 365 से लगेगा कि भैया सेंटर की बात नहीं मान रहे हो। तो यही आर्टिकल 365 ये कहता है कि नो स्टेट, सॉरी यहाँ स्टेट्स छूट गया है, नो स्टेट्स टू इम्पीड सेंटर डायरेक्शंस, मतलब सेंटर के डायरेक्शन को, केंद्र सरकार के डायरेक्शन को कोई भी स्टेट इम्पीड, वायलेट नहीं कर सकता है। अगर किया तो लग गया 365 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल। ठीक, तो मान लो तुमसे वो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना दे एक लाइन कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी imposed on grounds of failure of constitutional machinery via using आर्टिकल 365। सही है कि गलत है? ध्यान से पढ़ना कि प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो 365 का इस्तेमाल करके ये जो हमारा पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे किसी स्टेट में। गलत। 365 का इस्तेमाल करके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल तब लगेगा जब स्टेट बात नहीं मान रहा है, सेंटर का दिया हुआ डायरेक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है, उस केस में 365 से लग जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है स्टेट में, तब तो लगेगा 356 से। तो ये कैच ध्यान रखना, यहाँ फंसाते हैं, इस लाइन से वो फंसाते हैं, फंसा सकते हैं। अब मान लो सेंटर डायरेक्शन दिया कि रेलवे को ऐसे करो, सेंटर डायरेक्शन दिया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को ऐसे करो, मदर टंग के बारे में कुछ डायरेक्शन दिया सेंटर ने, कुछ भी एग्जांपल तुमको हम दे रहे हैं कि मान लो सेंटर ने डायरेक्शन दिया कि स्टेट तुम ये काम करो, स्टेट कह रहा है नहीं करेंगे, सेंटर कहेगा मेरी बात नहीं मानोगे, प्रेसिडेंट 365 का यूज करो, लगा दो प्रेसिडेंट रूल। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल नहीं हुई थी, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ठीक चल रहा था, लेकिन स्टेट ने सेंटर का बात नहीं माना, इसलिए 365 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगा है। और 356 का यूज तब होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट रूल, ये ध्यान रखना, पहले भी कराए हैं, प्रेसिडेंट रूल जिसको कि हम स्टेट में इमरजेंसी लगना कहते हैं, ये दो तरीके से लगते हैं, एक तो 356 से लगेंगे, एक 365 से लगेंगे। ठीक उल्टा है, 56 65। इसमें तब लगेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, गवर्नर कहेंगे कि भैया ये राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में सक्षम नहीं है। गवर्नर किसको कहेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कहेगा लगा दो 356 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि यहाँ की सरकार में अब वो क्षमता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को चला सके, तो 356 लग जाता है। तो इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर गया है, और 365 में स्टेट जो है बात नहीं मान रहा है सेंटर का, इस केस में लगेगा। ठीक, चलो, तो ये ऑब्लिगेशन है स्टेट का, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहा है ना। अब तीसरा देखो, ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो ऑल इंडिया सर्विस एस्टेब्लिश कर ले। ऑल इंडिया सर्विस मतलब भारत के किसी भी कोने में आप जाकर काम कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस इंडिया में 3 ही हैं, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFOS। 3 ही सर्विस है जो ऑल इंडिया सर्विस है, एक IAS है, एक IPS है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। फॉरेन सर्विस, टैक्स सर्विस नहीं है ऑल इंडिया सर्विस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्जी ये सर्विस है। सब्जी बोल रहे हैं भाई, सुबह सुबह आधा नींद खुलता है ना, तो कंडीशन यही होती है, रात में 2 बजे सो के आदमी 5 बजे वीडियो बनाए तो कंडीशन 6 बज रहा है। चलो छोड़ो, हटाओ। तो कहाँ थे? हाँ, ऑल इंडिया सर्विस मात्र 3 है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, FOREST, फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 सर्विस हैं इंडिया में जो ऑल इंडिया सर्विस हैं। ये फॉरेन सर्विस जो हो गया, फॉरेनर्स जो एम्बेसडर बनते हैं, और या फिर जो IRS में जाते हैं, रेवेन्यू सर्विस, ये सब ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। ठीक, ऑल इंडिया सर्विस यही 3 है, ध्यान रखना। क्यों ये ऑल इंडिया सर्विस है? क्योंकि भारत के किसी भी कोने में ये काम कर सकते हैं। कभी यूपी में रहेंगे, सेंटर को मन होगा तो इनको मिजोरम भी भेज देगी,
इस सेंटर को मन होगा तो इनको बिहार भी भेज देगी, ये कहीं भी काम कर सकते हैं। सेंटर को मन होगा तो अपने पास डेपोटेशन पे भी बुला लेगी, और अब तो मैंडेटरी हो गया हुआ है कि 3 साल डेपोटेशन आपको देना ही देना है। ठीक, तो ये ऑल इंडिया सर्विस। अब देखो ऑल इंडिया सर्विस भी आ जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में, क्योंकि आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस ही तो सारा ब्यूरोक्रेसी संभाल रहे हैं। तो आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप ऑल इंडिया सर्विस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इस ऑल इंडिया सर्विस पे इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट्स का होगा, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस मतलब फॉरेस्ट सर्विस। इन तीनों पे इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा, जिस स्टेट में ये पोस्टेड होंगे। मान लो यूपी में तुम पोस्टेड हो डीएम बन के, तो यूपी योगी जी का ही इमीडिएट कंट्रोल होगा। इमीडिएट कंट्रोल तो योगी जी का होगा, रिपोर्ट तुम योगी जी की करोगे। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। क्या योगी जी तुमको सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकते हैं? तो सस्पेंड तो थोड़े टाइम के लिए रेयर केस में कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेट तुमको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है। तुम्हारे लिए कमेटी बनेगी, डीओपीटी की इंक्वायरी होगी, उस इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट में तुम गिल्टी पाए जाओगे, तब जाकर तुम्हारा टर्मिनेशन साइन होगा। उसके बाद भी तुम उस रिपोर्ट के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अगर वो पिटीशन रद्द हो गई तब तुम वापस से डिसमिस नहीं होगे। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला हुआ है ब्यूरोक्रेट्स को कि सरकार नौकरी आपकी नहीं खा सकती है। बस गलत तुम मत होना, ईमानदार रहना। देखो नौकरी उन्हीं की चली जाती है ना जो कहीं ना कहीं पीछे न पीछे कुछ ना कुछ करप्शन करके आए हुए हैं। उनको डर होता है कि ये मुद्दा सरकार उठा देगी, क्योंकि सरकार को सब पता है तुम अगर करप्ट हो ना तो सरकार जान रही है कि ये मेरा ऑफिसर करप्ट है। ठीक, और सरकार को पता है कि ये मेरा ऑफिसर ऑनेस्ट है। सरकार को सब पता है। देखो हम एक बार ऑडियो करा रहे थे करंट अफेयर में आज से 6 महीना पहले, तो हम बताए थे एक चीज़, पता नहीं किसने किसने सुना होगा, कौन कौन उस टाइम पे ऑडियो मेरा करता था वो भी हमको नहीं याद है। हम बताए थे कि सरकार को, गवर्नमेंट को दोनों ऑफिसर की ज़रूरत होती है, ऑनेस्ट और करप्ट दोनों ऑफिसर की ज़रूरत है। ये फंड्स ला के देता है, ठीक, और ये वोट ला के देता है। ठीक, अब इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा ना, लिमिटेशंस है ना भाई। पता चला कल को हम डिफेमेशन में उठा लिए गए, कौन बचाएगा हमको? तो बस ये समझो कि स्टेट में कोई भी बवाल मचता है ना, कोई भी कांड हो, कुछ भी ऐसा बवाल हो जाए ना, तो सीएम के फेस पे 2-3 नाम होते हैं। सीएम के फेस पे 2-3 नाम होते हैं, कुछ आईएएस के और कुछ आईपीएस के। कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, कुछ बवाल हुआ, एक ही चीज़ कहेंगे सीएम, एक्स को भेज दो, एक्स को भेज दो, यहाँ भेज दो जहाँ बवाल हुआ है, यहाँ भेज दो बवाल हुआ है, क्योंकि सीएम को पता है ऑनेस्ट है, सुधार देगा। ठीक, अब फिर सुधर गया, अब आ जाओ तुम यहाँ, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करो, तीसरी जगह करो, चौथी जगह करो। तो ये कुछ ऐसे ऑनेस्ट होते हैं जो रोटेशन बेसिस पे घूमते रहते हैं। इसलिए तुमने देखा होगा मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर विथ 30 ट्रांसफ़र, 40 ट्रांसफ़र्स। क्यों 40 ट्रांसफ़र्स? क्योंकि कहीं भी पूरे स्टेट में भसर मचा, एक्स भाई, वाई वाई, एक्स वाई जेड, ये 3 ऑफिसर हैं, यही तीनों घूम रहे हैं, यही तीनों घूम रहे हैं। अब 6 महीना रहे, इस एरिया को ठीक कर दिया, फिर यहाँ बवाल मच गया, फिर कोई सीएम कहेगा कि एक्स को भेज दो, फिर कोई सीएम कहेगा एक्स को भेज दो। तो कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनका नाम सीएम के जुबां पे होता है, कुछ भी बवाल मचेगा, चले जाओ तुम, चले जाओ तुम, यही काम वो करते हैं रोटेशन पे। क्यों? क्योंकि वहाँ तुरंत लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल कर देंगे, पब्लिक सिंपैथी गवर्नमेंट के साथ, वोट बैंक। तो तुमको हम बताएं ना, दोनों की ज़रूरत है, ऑनेस्ट की भी, करप्ट की भी। ये फंड ला के देता है और ये वोट ला के देता है। इसके खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि ये हमेशा से ऑनेस्ट है। गवर्नमेंट के पास एक भी लूप होल नहीं है इस ऑफिसर का, एक भी नहीं है। तो जब लूप होल नहीं है, इसकी कमर की हड्डी सीधी है, तो कोई इसको फ्यूचर में डिस्टर्ब कर भी नहीं सकता है। हाँ, कुछ समय तक स्टंट कर देगा, कुछ समय तक पैसा रोक लेगा, वो भी मैंडेटरी है कि अगर तुम आईएएस आईपीएस में सस्पेंड हो तो 50% सैलरी कटती है, 50% मिलती है। और जब सस्पेंशन ख़त्म हो जाता है तो ये जो 50% जितना कटा है 3 महीना 4 महीना का, सब जुड़ के इकट्ठा मिल जाता है। तो नुकसान 1 भी रुपया का होता नहीं है। तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स के साथ ये सब चीज़ हो सकती है, ट्रांसफर्स घूम सकता है, लेकिन कभी भी
टर्मिनेशन में वो बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑफिसर है ना, ये वाले जो फंड ला के दे रहे हैं, ये भविष्य में अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ, तब वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। या तो उनको सरेंडर करना होगा अपने आप को स्टेट के सामने, या तो फिर उनके कंडीशंस को मानना होगा। वो रेबल नहीं कर पाएंगे कि नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि पहले से उनकी कमजोरी, उनकी दुखती नस पता है कि ये इसमें इतना खाया था, ये इसमें इतना ला के दिया था हमको। क्योंकि बोले ना, क्या ला के दे रहा है, ऑनेस्ट है, ये वो सी वाला है, तो ये वो ला के दिया था। क्या ला के दिया था? ये ला के दिया था। तो हमको पता है ना कि यहाँ से इसने लाया कितना, 10 लाया, दिया कितना, 8 दिया, तो 2 कहाँ गया, 2 यहाँ गया, जो था ये इसके पास गया। तो हमको तो पता है ना, हम ये हैं, तो हमको तो पता है ना कि 2 तुम भी लिए हो, तो फ्यूचर में कभी बवाल हो तो अरे 2 तो यहाँ से निकला था, निकालो जरा ये फाइल। अब ये भाई जी को पता है ना कि भैया हम भी तो पिछले उसी दूध के धुले हैं, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं होता है, जो करना है करो, कोई रिपोर्ट नहीं निकलनी है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं शो होना है। तो इसीलिए ये नाम इनके चेहरे पे होता है, इसको भेज दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो, क्योंकि इनको पता है कि ये 1 रुपये वाला भी बेईमान नहीं है, ये काम ठीक करेगा। तो कभी भी वोट बैंक लानी है, वोट बैंक अच्छे काम से आता है, तो इसको भेजो। कभी भी फंडिंग लानी है तो इसको भेजो, ठीक। अब इससे ज़्यादा डिटेल ना बोलवाओ, ये सब गलत बात है। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस वाले हैं, इमीडिएट कंट्रोल तो स्टेट का होता है, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तुम गवर्नमेंट की नौकरी कर रही हो और भारत सरकार की नौकरी करोगे IAS IPS बनकर, तुम स्टेट सर्विस में नहीं आ रहे हो। हाँ, स्टेट में काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा जो सर्विस है वो ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक। अब देखो, सेंटर और स्टेट कभी कभी कॉपरेट भी कर लेते हैं। कहाँ कहाँ कॉपरेट कर लेते हैं? तो पार्लियामेंट आता है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने, जैसे कि इंटर स्टेट रिवर काउंसिल बनता है। आर्टिकल 262 कहता है कि जैसे कि मान लो यूपी है, ये MP है, अब इन दोनों के बीच नदियाँ भी बह रही है, पानी बह रहा है, तो हो सकता है ना पानी को लेकर यूपी MP में विवाद हो। तो ऐसा कोई विवाद हो तो पार्लियामेंट दोनों को बिठाकर ये सॉल्व करेगा पानी के विवाद को। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इसी को हम आर्टिकल 262 से देखते हैं कि 2 देशों के बीच अगर पानी को लेकर विवाद है तो पार्लियामेंट सॉल्व कर देगा। तो देखो, कॉपरेशन हो गया, पार्लियामेंट कॉपरेट कर रहा है यूपी MP के साथ, ताकि एक डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया जाए। जैसे कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आर्टिकल 262 आता है, याद रखना। फिर से इंटर स्टेट काउंसिल्स भी इस्टेब्लिश होते हैं, जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल्स इस्टेब्लिश कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट कराते हैं, और आर्टिकल 263 का इस्तेमाल करके इस्टेब्लिश कराते हैं, ताकि कॉपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हो। तो ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, लिखना, ठीक। आ गया यार। हाँ, अब कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ही देख रहे हैं, कुछ और हैं। कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कुछ और हैं, तो देखते जाओ। जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हुआ ना, प्रशासन का ही पार्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ही है ना जुडिशियरी भी। तो हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है। पार्लियामेंट एस्टेब्लिश कर सकता है हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, 2 स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट, जो कि अभी एस्टेब्लिश्ड है भी। तो पार्लियामेंट एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है ना 2 स्टेट्स के लिए, ये पावर है। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आ जाएगा। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, हालांकि ये तुमको हम स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी कराएंगे डिटेल में, लेकिन एक प्रोविजन यहाँ भी देखो कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, अरे वही जो तुम्हारा UPPCS BPSC कराते हैं, स्टेट लेवल वाले चेयरमैन, तो वो जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन रिमूव बस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन है। फिर पार्लियामेंट अगर चाहे तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वो बना सकता है। अब इसको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मत समझना, ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज करो UP MP बिहार, ये तीनों रिक्वेस्ट करें कि ये काम कीजिए ना सेंटर जी, मेरे लिए एक बना दीजिए आप ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC बना दीजिए। मतलब इस JPSC का एग्जाम देकर जो भी ऑफिसर आएंगे, ये ऑफिसर इसी 3 स्टेट्स में काम कर सकते हैं, चाहे वो UP में रहे, MP में रहे, बिहार में रहे, या घूमते रहे, UP से बिहार चले जाए, बिहार से MP चले जाए। तो पार्लियामेंट ऐसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकता है कि UP MP बिहार का
पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने ज्वाइंट कर दिया। और ये कब कर सकता है? जब वो स्टेट, तीनों स्टेट, दोनों स्टेट रिक्वेस्ट करे तभी। ठीक, तो ये कुछ एक्स्ट्रा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस थे, क्योंकि ये सब देखो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ऐसे बनते हैं सेंटर और स्टेट के बीच। अब फिनेंशियल रिलेशन देख लो तो ये कुछ नहीं है, पैसे का हिसाब किताब है। पैसे के हिसाब किताब में जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखना। टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी करा चुके हैं। जीएसटी 269A में आता है। जीएसटी के 4 पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी जो कि सेंटर कलेक्ट करता है, रखता है। एक होता है स्टेट जीएसटी जो स्टेट कंट्रोल करता है। एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और एक होता है यूटी जीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी वाले जो हैं वो अपना जीएसटी देखते हैं। तो ये जीएसटी के 4 पार्ट है, यहाँ कॉपरेशन है। और जीएसटी में तुमको हम बताए थे कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। कल ही तुम लोग आंसर लिखे हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों का है, सेंटर का है, स्टेट का है, एक साथ बैठते हैं जीएसटी काउंसिल में एक साथ बैठते हैं ना, तो जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो ये फाइनेंशियल रिलेशन हुआ। एक दूसरा देखो स्टाम्प्स है, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स लगता है। ठीक, चेक्स हो गए, पी नोट्स हो गए। अब कंफ्यूज नहीं होना, पी नोट्स क्या है हम बता देंगे जब वक्त आएगा ना, समय आएगा, जिस नोट्स में तुमको उस पी नोट्स की जरूरत होगी, इसकी जरूरत इकोनॉमिक्स में है। प्रॉमिसरी नोट्स इसको हम कहते हैं। यह क्या है तुमको हम बता देंगे, अभी कंफ्यूज मत होना, बस जान लो पी नोट्स नाम का एक इन्वेस्टमेंट होता है। स्टाम्प ड्यूटीज है, चेक्स हैं, इंश्योरेंस है। इन सब से जो टैक्स होता है वो लगाती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सब चीज़ों पे टैक्स लगा कौन रही है, लेवाई कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट। और बांट किस में दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। देखो लगाई किसने? सेंटर ने। कलेक्ट किसने किया? स्टेट ने। और बंटा किस में? स्टेट्स में बंटा। तो ये फिनेंशियल रिलेशन है, क्योंकि सेंटर लगा रहा है, कलेक्ट स्टेट कर रहा है और फिर बंट स्टेट्स में रहा है। ये पहला। दूसरा जीएसटी बता दिए। तीसरा देखो टैक्स ऑन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड, यूपी एमपी के बीच ट्रेड हो रहा था ना, व्यापार हो रहा था ना, टेरिटोरियल नेक्सस जो समझाए थे। तो ये दो स्टेट्स के बीच जो ट्रेड और कॉमर्स हो रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनाएंगे। इससे जो रेवेन्यू आएगा इन दो स्टेट्स के बीच, स्टेट्स देखो ये हैं, अब दो स्टेट्स के बीच यूपी और एमपी ये ट्रेड कर रहे हैं, तो इनसे जो रेवेन्यू आया, कमाई हुआ, क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनेगा? तो नहीं बनेगा। डू नॉट फॉर्म कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट। ये वाला रेवेन्यू, इसको कलेक्ट भी कौन करता है और लेवाई भी कौन करता है? मतलब ये जो टैक्स लग रहा है इंटर स्टेट ट्रेड पे और कॉमर्स पे, इसको लगाता भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। और ये बांट किस में दिया जाता है? लगा रहा है सेंटर, कलेक्ट कर रहा है सेंटर, लेकिन बांट किस में देंगे? स्टेट्स में बांट देंगे। ठीक, और देखो सेंटर कुछ अलग अलग ग्रांट्स भी देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 275 में स्टैट्यूटरी ग्रांट्स मिलता है, आर्टिकल 282 में डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलता है, कुछ अलग अदर ग्रांट्स भी हैं जिसको टेम्पररी पीरियड्स के लिए हम ग्रांट्स देते हैं। अरे तो ग्रांट्स मतलब कुछ नहीं, तुमने सुना नहीं होगा, मोदी जी आए हैं बिहार के लिए, सौगात लाए हैं, 25 करोड़ का विकास पैकेज, 600 करोड़ का ये मॉडल, 800 करोड़ का अतिरिक्त सेंटर के तरफ से असिस्टेंस मॉडल। ऐसे तुमने सुनते रहते होगे चुनाव के समय खास करके कि अरे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे स्टेट को 500 करोड़ निवेश योजना दे रही है, पैसा दे रही है। तो ये ग्रांट है, यही सब ग्रांट है। कुछ ग्रांट टेम्पोररी होते हैं जिनको अदर ग्रांट बोलते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट है। 275 282 से तुमको बस ये ध्यान रखना है कि 275 से स्टैट्यूटरी ग्रांट है, मतलब कुछ लीगल प्रोविजन को पूरा करना है तो ये पैसा दिया जाएगा। और कुछ डिस्क्रिशनरी ग्रांट है कि हमको मन कर रहा है देंगे, नहीं मन कर रहा है नहीं देंगे। तो 282 से वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिलता है। खत्म, सेंटर स्टेट रिलेशन खत्म। यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और जो सबसे मेन था लेजिस्लेटिव रिलेशंस कर लिए। अब आ जाओ इंटर स्टेट। अब ये तो सेंटर स्टेट देखे हैं अभी तक, ये कर लिए पूरा। अब देखेंगे स्टेट्स। इंटर स्टेट्स मतलब दो स्टेट्स। इंटर स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कॉपरेशन कर रहा है, रिश्ता बना रहा है। तो पहला देखो एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स। इंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या आएगा? यूपी की नदी एमपी में बह रही है, मतलब सॉरी, यूपी से नदी एमपी में बह रही है, ऐसे नदी बह रही है। अब यहाँ पे बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, यहाँ पे एमपी का बॉर्डर है। तो
तो पानी को लेकर विवाद हो सकता है। तो पानी को लेकर अगर विवाद हो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब तुम लोग को लगता होगा यार पानी को लेकर क्या विवाद हो जाएगा, होता है, पानी को लेकर विवाद होता है। मान लो ये दो स्टेट्स का बॉर्डर है, ठीक, ये दो स्टेट्स का बॉर्डर है, ठीक। अब एरिया में मान लो ये यूपी वाला है, दिख रहा है ना कलर, ये यूपी है, और ये मान कर चलो एमपी थोड़ा नीचे है। जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए बस हम बता रहे हैं कि डिस्प्यूट होता कैसे है। मान लो यूपी थोड़ा हाइट पे है, एमपी थोड़ा सा नीचे है, ज्योग्राफिकल लोकेशन नीचे है। अब कोई नदी बह रही है, ऐसे बह रही है, अब मान लो वो नदी यूपी से ही ओरिजिनेशन है। एक नदी है, इस नदी का हम नाम रख देते हैं एबीसी डैम, एबीसी नदी, ठीक, एबीसी रिवर है ये कहाँ ओरिजिनेट हुई है, यूपी के इलाहाबाद में ये ओरिजिनेट हुई है। अब यूपी के ये इलाहाबाद से ऐसे बहना शुरू हुई है मध्य प्रदेश होते हुए आइए आगे चली जाती है। अब योगी जी कहेंगे यहाँ बना दो एक डैम, योगी जी यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे एक बना दो डैम, ऐसे। तो ये नदी इलाहाबाद से निकली थी, ऐसे इसको बहना था एमपी तक, और हमने यहाँ पे बना दिया डैम। उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे एक बना दिया डैम। तो अब जितना पानी मध्य प्रदेश को मिलना था, क्या उतना पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम यहाँ डैम बनाकर रोक दिए पानी को। कौन रोक दिया? यूपी। वही एमपी अब लड़ने लगेगा कि अरे नदी है, यहाँ एबीसी नदी आ रही थी यार, पानी रोक दिए तुम डैम बनाकर, हमको मिलता था पहले 700 यूनिट मेट्रिक पानी, अब तुम डैम बना दियो, हमको 300 यूनिट मेट्रिक पानी ही मिल रहा है। बस विवाद शुरू, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट शुरू। ऐसे ही होता है, अलग अलग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हम पढ़ते रहते हैं। मेनली कहानी अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन स्टेट्स की आती है। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या हम बोल दिए नया वाला, अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन। तो भैया ये देखो ना, यूपी ऊपर था तो इसको हम कहते हैं अपर राइपेरियन स्टेट्स, मतलब रिवर के ऊपर वाले फ्लो में ये स्टेट लाई करता है। और एमपी लोअर राइपेरियन स्टेट है, मतलब ये रिवर के नीचे वाले हिस्से में लाई करता है, इसलिए यूपी को फायदा मिलता है। अब चाइना वाला केस में भी हम ये पढ़ते हैं, चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बना रहा था, अभी भी बना रहा है, और वो डैम बनाने से ब्रह्मपुत्र का पानी वो कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी रिलीज कर सकता है, कभी भी होल्ड कर सकता है। तो वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ते हैं कि जब ब्रह्मपुत्र की बात आएगी ना, तो इंडिया लोअर राइपेरियन स्टेट में आ जाएगा, चाइना अपर राइपेरियन स्टेट में आ जाएगा। तो हाइड्रो डिप्लोमेसी हम चाइना के साथ तुम्हारा एक कराए हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, करंट अफेयर में ही थोड़ा सा कनेक्ट यहाँ पे करा दिए हैं। जो ये डायग्राम बताए हैं अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन, उसमें तुमको हम चाइना वाला एग्जाम्पल भी कनेक्ट करा दिए हैं, ठीक। चलो तो आगे देखो, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स पानी का कैसे शुरू होता है वो देखें। यूपीएमपी कैसे डिस्प्यूट्स कर लिए एबीसी नदी को लेकर। तो भैया पानी जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है कि पानी का गवर्नेंस कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि पानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन सेंटर लिस्ट में एक बात लिखा हुआ है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट्स रिवर एंड रिवर वैली। अब देखो, दो स्टेट्स के बीच पानी बह रहा है, एमपी, तो पानी का रेगुलेशन तो स्टेट सब्जेक्ट है, यूपी अपना देखेगा, एमपी अपना देखेगा। लेकिन ये पूरा पानी का रेगुलेशन, यूपी एमपी का पूरा चैनल का रेगुलेशन, पूरा पानी का रेगुलेशन करना, इसको डेवलप करना, यहाँ पे रिवर वैली बनाना, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना, ये सेंटर लिस्ट में लिखा है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इस पूरे नदी पे, ये पूरा नदी यूपी या एमपी का इकलौता थोड़ी है, ये तो कुछ हिस्सा यूपी से बह रही है, कुछ हिस्सा एमपी से बह रही है। तो इस पूरे पे रेगुलेशन कौन करेगा? मान लो ये कुछ हिस्सा यूपी का हिस्सा वाला पानी पे यूपी कर लेगा, एमपी के हिस्से वाले पानी पे एमपी कर लेगा, जो कि यहाँ स्टेट लिस्ट में लिखा है। लेकिन इस पूरे पे कौन करेगा? इस पूरे पे कौन करेगा? तो पूरे पे करने के लिए पूरे पानी पे सेंट्रल लिस्ट में दिया हुआ है कि अगर डेवलप करना है इंटर स्टेट रिवर को, रिवर वैली को, तो सेंटर करेगा, ठीक। चलो आगे देखो, आर्टिकल 262 क्या कहता है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है, और ये पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि पूरा रेगुलेशन पानी का कौन देख रहा है? पूरा लंबा चैनल जब हम देख रहे हैं तो कौन देख रहा है? पार्लियामेंट देख रहा है। तो पार्लियामेंट ही डिस्प्यूट सॉल्व कराएगा। अब इसी इंटर स्टेट्स वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट अलग अलग रिवर बोर्ड एक्ट लाया है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट लाया है। ये सबसे वो डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, और ये साउदर्न स्टेट्स में डिस्प्यूट, कृष्णा, कावेरी, इन सब नदियों को लेकर
इधर तमिलनाडु, केरला, ये सब में होते रहता है। अलग अलग हम डिस्प्यूट्स पढ़ते हैं, कर्नाटका में डिस्प्यूट्स पढ़ते हैं, कृष्णा रिवर को लेकर करंट अफेयर में न्यूज़ में आते रहता है। ठीक, चलो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जहाँ तक हमको ध्यान में, तुम ये वर्ड अभी तक पॉलिटी में नहीं सुने होंगे। मेजोरिटी जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, उन मेजोरिटी में से ये वीडियो मतलब ये वर्ड नहीं सुने होंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन मेरा उम्मीद ऐसा कहता है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा उम्मीद ये है कि मैक्सिमम लोग ये टर्म नहीं सुने होंगे कि ये फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है क्या। तो अभी बता देते हैं। अब देखो, हो सकता है यूपीएससी इसको पूछे भी ना, लेकिन अगर पूछ दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, तुम्हारे सिलेबस में है, क्योंकि अगर पूछ दिया तो तुम कंपटीशन में इस क्वेश्चन में आगे हो जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो ये पढ़े होंगे फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। तुम खुद पे अप्लाई करना, क्या तुमको ये पता था, ये बात जरूर बताना हमको। तो एक इंटर स्टेट रिलेशनशिप में होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जैसे कि मान लो यूपी है, यहाँ एमपी है, एमपी की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, एमपी की अपनी जुडिशियरी हाई कोर्ट है, उसी तरीके से यूपी की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, यूपी की अपनी हाई कोर्ट है। मान लो यूपी की हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऑर्डर पास किया, एमपी के स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऑर्डर पास किया, एमपी के हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया। तो ये तो हारमोनी में तभी रहेगा ना जब सब इसका रिस्पेक्ट करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहे। यूपी वाले इन लॉ का रिस्पेक्ट करे, एमपी वाले यूपी के लॉ का रिस्पेक्ट करे, ये हाई कोर्ट इसके जजमेंट का रिस्पेक्ट करे, ये हाई कोर्ट इसके जजमेंट का रिस्पेक्ट करे। तो ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए ना, तभी स्मूथली चीज़ें रन करेगी। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट वही कह रहा है, जो हम एक्ट बनाए हैं, सपोज यूपी की सरकार कोई बनाई है, एमपी की बनाई है, तो उसका म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करे। कोई रिकॉर्ड है या कोई जुडिशियरी की प्रोसीडिंग है, जैसे एमपी की हाई कोर्ट, यूपी की हाई कोर्ट कुछ प्रोसीडिंग दी है, कोई नोटिस दी है, तो उसका आपस में दोनों स्टेट सम्मान करे, सारे स्टेट सम्मान करे। इसी को हम बोलते हैं फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका का मतलब क्या है, गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज पूरे टेरिटरी को दिया गया है कि कोई भी पब्लिक एक्ट, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो सम्मान किया जाएगा उसका पूरे सेंटर एंड स्टेट लेवल पे। ठीक, जितने भी मतलब जितने भी स्टेट्स हैं और जो सेंटर की सरकार है, वो सब इस पब्लिक लॉ का, जो भी स्टेट, मान लो यूपी की सरकार एक लॉ बना दी, फिर से यूपी की सरकार ने एक लॉ बनाया ABCD। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी नहीं मानूंगा इस लॉ को, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम तो बड़े हैं, सेंट्रल लेवल पे हैं, हम नहीं मानते हैं इस लॉ को। म्यूचुअल रिकॉग्निशन हुआ? नहीं हुआ। मान लो यूपी की हाई कोर्ट एक डिसीजन दे दी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा है, कहेगा हम नहीं मानते हैं। हाँ ठीक है, अपील मैकेनिज्म है सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास, लेकिन हर डिसीजन को आप नहीं कह सकते हैं ना कि हम नहीं मानेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। तो यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, जो कि पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में दे दिया जाता है कि कोई भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड है या जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसका सम्मान पूरे इंडियन टेरिटरी में सेंटर और स्टेट्स करेंगे। ठीक, चलो ये हो गया, 2 हो गया, यहाँ तक कर लिए ना, ये कर लिए, ये कर लिए। अब आगे देखो, अब कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल्स, ये क्या है। अब देखो, 2 स्टेट्स के बीच ना कोऑर्डिनेशन बनाना है, रिश्ता करना है, तो इंटर स्टेट काउंसिल बनते हैं। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन ने दिया था 1983 में कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। फिर इंटर स्टेट काउंसिल बन गया, इंटर स्टेट काउंसिल बन गया। किसके रिकमेंडेशन पे बना? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना, गवर्नमेंट ने बना दिया। 2007 में आई पुंची कमीशन, पुंची कमीशन का ही बना तो दिया हो इंटर स्टेट काउंसिल, लेकिन इसको और मजबूत करो। ठीक, तो ये 2 रिकमेंडेशन थे रिगार्डिंग इंटर स्टेट काउंसिल, तो तुम इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन पे आया था, पुंची कमीशन ने और स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी। जनरल व प्रीलिम्स में स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि किसके रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल आया था। इंटर स्टेट काउंसिल हैज़
become evident in our political system by the recommendation of पुंची कमीशन या आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन। सही है कि गलत? गलत है। एविडेंट कब हुआ था, पहली बार कब आया था? सरकार या कमीशन के रिकमेंडेशन पे। पुंची कमीशन ने तो इसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की थी। ठीक, ये फैक्ट ध्यान रखना। अब इंटर स्टेट काउंसिल देख लो कि है क्या। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 से बनता है। ठीक, जिसमें पीएम चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर इस होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं अगर यूटी है तो, कोई यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, गवर्नर होंगे अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो। अब मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा है तो सीएम कहाँ से आएगा, तो उस केस में गवर्नर होते हैं। और 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं, और इस नॉमिनेशन में से, इस 6 में से एक तो होम मिनिस्टर होगा ही होगा। ठीक, मतलब 6 कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर, और इस 6 में से एक तो होम मिनिस्टर होगा ही होगा। मतलब अमित शाह तो फिक्स हैं, 5 किसी और को बुला लो। 5 तुमको मन है तो निर्मला सीतारमन को बुला लो, एस जयशंकर साहब जी को बुला लो, नितिन गडकरी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, या प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। अब एक इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स देख लो। इंटर स्टेट, 2 स्टेट के बीच ट्रेड हो रहा है ना, यूपी एमपी, व्यापार, पहले भी बहुत चर्चा किए हैं इसके रिगार्डिंग, तो ये देख लो। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द कंट्री, ये मतलब पूरे कंट्री में आप फ्रीडम से ट्रेड और कॉमर्स कर सकते हैं। पार्ट 10, 11, 12, 13, पार्ट 13 आर्टिकल 301 से 7 ये ट्रेड एंड कॉमर्स है। और इसका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 304, जो कि तुमको हम जिक्र भी करा दिए, तोतापुरी मैंगो याद है, ऊपर डिबेट में वो करा भी दिए हैं। और उसी तरीके का सिमिलर राइट आर्टिकल 19 भी देता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, है ना, सिर्फ देता है कि नहीं? आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। व्यापार कर सकते हैं इसका मतलब आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि हम AK-47 का व्यापार करेंगे, नहीं, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगता है। ठीक, तो ये हमारा था इंटर स्टेट रिलेशनशिप खत्म। अब एक छोटा सा फैक्ट देख लो, ये करंट अफेयर में हम मल्टीपल टाइम करा चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लो। जोनल काउंसिल्स ये क्या होते हैं? ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें अलग अलग स्टेट्स बैठते हैं और इनके तरफ से इनको कोऑर्डिनेशन में लाने के लिए एक सेंटर का रिप्रेजेंटेशन बैठता है, वो अलग अलग स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। जोनल काउंसिल यही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वैसे बॉडी होते हैं जो किसी न किसी एक्ट से बने हैं। तो जोनल काउंसिल कौन से एक्ट से बना है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, यूनियन एंड टेरिटरी याद करो, पहला चैप्टर, उसमें ये एक्ट कराए थे और इसी एक्ट से जोनल काउंसिल बने हैं। तो इस एक्ट से 5 जोनल काउंसिल बने हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से 5 जोनल काउंसिल बने हैं। कौन कौन? नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, ईस्ट। अब इसमें स्टेट्स का ग्रुप होगा, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट्स का एक ग्रुप बन गया, वेस्टर्न स्टेट्स का एक ग्रुप बना, साउदर्न स्टेट्स का एक ग्रुप बना, ईस्टर्न का एक बना, सेंट्रल का एक बना। तो 5 जोनल काउंसिल 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बने थे। अब इसमें होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। होम मिनिस्टर अभी कौन है? अमित शाह जी हैं, तो वही इसके चेयरपर्सन हमेशा होंगे किसी भी जोनल काउंसिल का, ये फिक्स बात है। तो होम मिनिस्टर मान लो नॉर्थ जोनल काउंसिल के मीटिंग में बैठे हैं, मतलब नॉर्थ वाले जितने स्टेट्स हैं उनका एक ग्रुप है। मान लो होम मिनिस्टर अभी सेंट्रल वाले जोनल काउंसिल के साथ मीटिंग में बैठे हैं, तो सेंट्रल लेवल के जितने भी स्टेट, सेंट्रल लेवल मतलब सेंट्रल इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, बीच वाले इंडिया के, वो सारे स्टेट्स होम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन में बैठ जाते हैं। तो ये छोटा छोटा 5-5, 10, 7-7 स्टेट्स का ग्रुप बना हुआ है और उनको हम 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं और इनके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से बना था। अब तुमको हम बता रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 5 ही जोनल काउंसिल बना, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं कि जोनल काउंसिल टोटल 6 हैं। तो जो छठा जोनल काउंसिल है वो नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल है। नॉर्थ ईस्ट देखो ये इंडिया है ना, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे ज्योग्राफिकल बैरियर्स ज़्यादा हैं, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा वल्नरेबल है, नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा हमको सिक्योर और प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने एक छठा जोनल काउंसिल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बना दिया। नॉर्थ ईस्ट के लिए बना दिया मतलब
स्पेशली इस रीजन के लिए हमने जोनल काउंसिल बनाया एक, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, इसके लिए सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल जोनल काउंसिल छठा बनाए। और वो हम किससे बनाए, तो नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट ऑफ 1971 से बनाए। तो एक स्टेटमेंट प्रीलिम्स में बनेगा कि ऑल द जोनल काउंसिल्स आर क्रिएटेड बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। सही है कि गलत? गलत। 5 जोनल काउंसिल 1956 से बने हैं, छठा जो बना है वो ये बना है 1971 के एक्ट से। ठीक। होम मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे अमित शाह जी, अभी हैं वो चेयरमैन होते हैं। मेंबर्स कौन कौन बैठेगा, तो सारे स्टेट्स के सीएम बैठेंगे। और जो वाइस चेयरमैन होंगे वो, देखो चेयरमैन तो होम मिनिस्टर है, और वाइस चेयरमैन कौन होगा, सीएम होगा, जो भी ग्रुप का है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स का जोनल काउंसिल है, तो नॉर्दर्न स्टेट्स के मान लो 6 स्टेट्स जोनल काउंसिल में, नॉर्थ जोनल काउंसिल में बैठे हैं। अब वो याद करने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ में कितने हैं, साउथ में कितने हैं, सेंट्रल में कितने स्टेट्स हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्थ स्टेट्स के मान लो 6 स्टेट्स हैं, तो रोटेशन बेसिस पे एक साल के लिए एक स्टेट का सीएम वाइस चेयरमैन बन जाएगा, दूसरे साल किसी दूसरे स्टेट का बन जाएगा, तीसरे साल किसी तीसरे स्टेट का बन जाएगा, ऐसे। तो चेयरपर्सन तो फिक्स है, हर एक जोनल काउंसिल का चेयरपर्सन होम मिनिस्टर होगा, लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है वो उस ग्रुप का जो स्टेट्स है उसका सीएम बनते रहता है, और रोटेशन बेसिस पे एक एक साल के लिए बनता है। ठीक। अगर सीएम नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। और 2 मिनिमम मेंबर होते हैं हर एक स्टेट से, जो कि गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है। 2 मिनिस्टर होंगे जिनको हर एक स्टेट से जोन्स में भेजा जाता है, जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा। सपोज नॉर्थ जोनल काउंसिल है ना, सपोज नॉर्थ जोनल काउंसिल है, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, ए बी सी डी मान लो 4 स्टेट्स हैं। ठीक। तो एक तो सीएम, इसके वाइस एक तो सीएम आ जाएंगे, ये तो फिक्स है। इसके भी सीएम आ जाएंगे, इसके भी सीएम आ जाएंगे, इसके भी सीएम आ जाएंगे। अब इन्हीं 4 में से रोटेशन पे वाइस चेयरमैन बनते रहेगा। सपोज एक साल के लिए वाइस चेयरमैन ये बना, फिर अगले साल के लिए ये बनेगा, फिर अगले साल के लिए ये बनेगा, फिर अगले साल के लिए ये बनेगा। रोटेशन के बेसिस पे बनते रहता है। अब हर एक स्टेट से 2 मिनिस्टर को नॉमिनेट करेगा। इस स्टेट से भी 2 मिनिस्टर नॉमिनेशन से जाएंगे, यहाँ से भी 2 मिनिस्टर जाएंगे, यहाँ से भी 2 मिनिस्टर जाएंगे, और वो मिनिस्टर नॉमिनेट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ठीक। तो ये इसके मेंबर्स हो गए। और कुछ एडवाइजर्स भी होते हैं। एडवाइजर्स जैसे कि कुछ एडवाइजरी मेंबर होते हैं, तो स्टेट्स के तरफ से सेक्रेटरी रैंक का कोई ऑफिसर है, डेवलपमेंट कमिश्नर है, तो वो सब एज ए एडवाइजरी मेंबर इसमें बैठ सकता है। और सेंटर के तरफ से कुछ मेंबर्स को नीति आयोग रिकमेंड कर देते हैं, वो मेंबर भी एज ए एडवाइजर इसमें जाकर बैठ सकता है जोनल काउंसिल की मीटिंग में। लेकिन मेन फुल टाइम मेंबर यही होते हैं, ये वाले, ये बस एडवाइजर हैं जो कि बैठते हैं। ठीक। ये हमारी जोनल काउंसिल भी खत्म। ये हमारा पूरा इंटर स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशंस कंप्लीट। ये मेंस का भी टॉपिक है, इसलिए उसको हम लंबा खींचे हैं, और सवाल यहाँ प्रीलिम्स में फंस जाता है, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे जुडिशियरी देख लो। आगे सुप्रीम कोर्ट वाला हम शुरू करते हैं जुडिशियरी का। ठीक। सुप्रीम कोर्ट देखो, तो हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हैं, फिर हाई कोर्ट हैं, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। तो ऐसे ये इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। जुडिशियरी हम कहाँ से लाए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 से लाए थे, सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे। जुडिशियरी का शुभारंभ 28 जनवरी 1950 को हो गया था, और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया पहले था, अब वो फेडरल कोर्ट को हटाकर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना बना लिए थे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक पार्ट 5 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। ठीक, ठीक है। पार्ट 5 में हमारा ये आता है,
कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। अभी यहाँ तक तो थोड़ा सा तुमको कॉमन बताया, अब सिर्फ स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में आता है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है? तो करंट स्ट्रेंथ है 34, 33 तो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज और एक सीजीआई, तो टोटल 34 हुए। अब ये स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो 34 से जजेस के नंबर को और बढ़ा सकती है, लेकिन अभी करेंटली 34 ही है, एक सीजीआई प्लस 33 जजेस। अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं कंसल्टेशन में, ये हम जानते ही हैं। अब कंट्रोवर्सी हुई थी इसी कंसल्टेशन वर्ड पे। देखो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखना। जजेस हो या सीजीआई हो, अपॉइंट कैसे करेंगे प्रेसिडेंट? आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई और आफ्टर कंसल्टिंग अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कंसल्टिंग वर्ड पे बवाल मच गया, ठीक। कंसल्टिंग वर्ड पे बवाल क्या मचा? देखो कंट्रोवर्सी हो गई कंसल्टेशन पे। एक केस आया फर्स्ट जज केस 1980 में, इसमें ये कहा जाता है कि ये कंसल्टेशन का जो मतलब है ये कॉन्करेंस नहीं है। मतलब कंसल्टेशन का ये मतलब नहीं हुआ कि ये कॉन्करेंस करना ही करना है, बात मानना ही मानना है, ये मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ये बस एक्सचेंज ऑफ व्यूज हैं, ऐसा कह दिया गया। दूसरा सेकेंड जज केस आया 1983 में, इसमें यह बोल दिया गया कि कंसल्टेशन का मतलब बात मानना है, प्रेसिडेंट बाइंड हो गए, अब जो भी एडवाइस देगा सीजीआई वो नेसेसरी है प्रेसिडेंट को कि वो उनको मानना ही मानना है। और ये बोल दिया कि सीजीआई 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ डिस्कस करके नाम देंगे और नाम प्रेसिडेंट फाइनल करेंगे, जहाँ से कोलिजियम सिस्टम का डिराइवेशन शुरू होता है, ठीक। थर्ड जज केस देखो, इसमें कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब सिर्फ 2 जज नहीं, एक ग्रुप बनाओ, प्लूरल जजेस का ग्रुप बनाओ। तो सीजीआई ने एक ग्रुप बना दिया जिसको कॉलेजियम हम नाम दे दिए, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस आकर बैठते हैं, एक नाम फाइनल करते हैं, यही नाम प्रेसिडेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट इसी नाम को जज बना देते हैं। यही कोलिजियम सिस्टम है। कोलिजियम सिस्टम के कंसर्न क्रिटिसिज्म सब कर चुके हैं, इसलिए इसको हम बड़ा तेज खींच दिए। कोलिजियम सिस्टम तो कुत्ते की तरह भौंक के प्रिडिक्ट किए थे ना कि 2025 में पूछेगा जुडिशियरी से, और 2025 का मेंस देख लेना GS2 पेपर सीधा कोलिजियम से आया हुआ है। और जो मेरे साथ जून जुलाई में जुड़े थे वो एटलीस्ट कोलिजियम सिस्टम पे 10 बार आंसर राइटिंग किए होंगे, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसे। करंट अफेयर रेगुलर करते रहो, तुमको भी 70% क्वेश्चन दिखेगा मेंस में। तो ये थर्ड जज केस से हमारा प्रॉपर कोलिजियम जो आज का चल रहा है वो अब बाहर आया है। कोलिजियम के फायदे नुकसान क्या हैं नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? तुम सबको पता है, क्योंकि वो एटलीस्ट 20 बार से कम नहीं करंट अफेयर में डिस्कस हुआ है। यस 20 बार कहोगे हम, दिन के साथ 20 स्क्रीनशॉट डाल देंगे ग्रुप में। अब कह रहे हैं तो डाल देंगे, सही में 1 साल के अंदर हम 20 बार ये डिस्कस किए, नहीं करेंगे अब। और ये कोलिजियम सिस्टम से 2026 में सवाल आएगा भी नहीं मेंस में, क्योंकि 2025 में वो पूछ चुका है सेम चीज़, कोलिजियम के फायदे नुकसान और रिसेंट डिबेट, ठीक। हम कराएंगे नहीं, कहने का मतलब मेरा है, इसको हम ब्रीफ में करा दिए हैं। कोलिजियम सिस्टम हम बहुत बार करा दिए हैं, अब हम कराने की हिम्मत नहीं है मेरी। मतलब मैं मन पक चुका है मेरा वो पढ़ के। और स्वाभाविक बात है ना, रिवीजन कर रहे हैं तो तेज ही करेंगे स्ट्रेटेजी को कर। तुम लोग का भी मन भर गया होगा यार कोलिजियम पे आंसर लिख लिख कर। फिर चौथा एक पार्लियामेंट एक्ट लेकर आती है 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJSC एक्ट, जिसमें पार्लियामेंट ये कहती है कि ये जो कोलिजियम का ग्रुप है इसमें एक लॉ मिनिस्टर को भी शामिल करो, एग्जीक्यूटिव को भी शामिल करो। तो लॉ तो लेकर आ गई, लेकिन जुडिशियरी को लग गई मिर्ची कि भैया जुडिशियल अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव कैसे आ जाएगा। तब तो जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस सारा तामझाम वायरल हो जाएगा ना, नेपोटिज्म तब कैसे होगा, क्रिटिसिज्म है ना कोलिजियम का। तो इसीलिए जो जुडिशियरी फोर्थ जज केस ले आई 2015 में, कहती है नहीं ये NJC नल एंड वॉइड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को हार्मफुल है, नुकसान कर देगा, खत्म कर दो। तो खत्म हो गया। अभी करेंटली यही सिस्टम चलता है जो हम सब जानते हैं। चलो अब आ जाओ अपना सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो अकेले अपॉइंटेड होंगे CGI के ऑफिस के लिए। देख ठीक है, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है 34, इस 34 में से जो सबसे सीनियर जज होगा वो CGI बनेगा, और अकेले बनेगा, एलोन। ऐसा नहीं होगा कि 2 CGI बना दो, नहीं, इकलौता एक CGI बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? तो भारत की नागरिकता, 5 साल हाई कोर्ट में आप जज रहे हो, या फिर आप हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हो, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं प्रेसिडेंट की आंखों के सामने,
प्रेसिडेंट के नज़र में, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होती है। ये क्वालिफ़िकेशन है। अब ये ओथ क्या लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हों तो ये ओथ इनको कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है, या फिर प्रेसिडेंट अगर किसी आदमी को अपॉइंट किए हैं कि मेरे तरफ से ओथ तुम दिलवा दो तो वो भी दिला सकता है। ज़्यादातर केस में प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। ठीक, अब ये ओथ लेते क्या हैं कि ये अपनी पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, अपना ड्यूटी जो है एकदम फेथफुली और सच्चे निष्ठा और अपनी बेस्ट नॉलेज और एबिलिटी के साथ जजमेंट देंगे, किसी को भी फेवर फियर बिना किसी डर द्वेष पक्षपात ये सब की शपथ वो लेते हैं। पढ़ लेना। ठीक, अब इनका टेनर कितना होगा, तो 65 साल एज तक ये काम कर सकते हैं। 65 साल इनकी रिटायरमेंट एज होती है। अब बार बार ये एज पार्लियामेंट तय कर भी सकता है अगर चाहे तो। फिर ये रिज़ाइन किसको करेंगे, तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे। और इनको अगर रिमूव करना हुआ, रिमूवल ऑफ जज, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। कब, जब पार्लियामेंट रिकमेंड करे, तब पार्लियामेंट एक मोशन पास कर दे तब प्रेसिडेंट रिमूव कर देंगे जजेस को। अब रिमूवल का प्रोसेस देखो, तो रिमूवल का प्रोसेस देखने से पहले ग्राउंड्स देखो ना, किस बुनियाद पे उनको तुम हटा सकते हो। तो बुनियाद तो ये है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, बस दो ही बात लिखी है। कहाँ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, ध्यान रखना। नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस किस ग्राउंड पे हटेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है, जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है। क्या लिखा है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो जाए या इनकैपेसिटी हो जाए, दो ही बात लिखी है। कहाँ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। कहाँ लिखी है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा है, दो ही बात लिखा है, एक दो। अब ये इस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है। अब हटाएंगे कैसे, तुमने सुना होगा आज तक एक भी जज हटा नहीं है। काहे नहीं हटाया, अभी बताते हैं। तो देखो कैसे रिमूवल स्टार्ट होगा। अब किस ग्राउंड पे होगा ये तो बता दिया। अब रिमूवल हो शुरू कैसे होगा, तो मान लो किसी जज को हटाना है। एक यहाँ जज है ए, इनको हटाना है। तो इनको हटाना है, तो अगर इनके हटाने के लिए जो मोशन है वो लोकसभा में पास हुआ है, तो उस मोशन को आगे कंटिन्यू कराने के लिए 100 MP का सपोर्ट चाहिए। ठीक, मान लो मैं लोकसभा में बैठा हूँ, मेरे साथ अलग अलग लोग बैठे हैं, हम इस ए जज को रिमूव करने का मोशन लाए। ठीक, अब ये मेरा मोशन आगे तभी कंटिन्यू होगा जब मेरे इस मोशन को लोकसभा में 100 MP साइन करेंगे कि हाँ हाँ ये जो इंसान है इसने जो मोशन लाया है ए को हटाने के लिए, ये मोशन तो ठीक लाया है। 100 MP अगर हमको सपोर्ट कर दिए तो ये मोशन आगे पास होगा, नहीं तो कहानी यहीं ख़त्म। मेरा सपना ए को रिमूव करने का यहीं टूट गया। तो पहली बात तो लोकसभा में अगर मोशन लाना है तो 100 MP का सपोर्ट चाहिए। उसी तरीके से मान लो इस ए को हटाने के लिए अगर लोकसभा मोशन लाना चाहती है, तो सॉरी राज्यसभा अगर मोशन लाना चाहती है तो राज्यसभा 50 MP के सपोर्ट से लाएगी। 50 MP जब साइन कर देंगे उसके उस मोशन पे, तभी वो मोशन आगे कंटिन्यू करेगा। अब मान लो लोकसभा में मोशन आया था या राज्यसभा में, कहीं भी आया था, 100 MP का लोकसभा में सपोर्ट मिल गया या फिर राज्यसभा में आया था तो 50 MP का सपोर्ट मिल गया। अब आगे क्या होगा, अब लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। तो अगर लोकसभा में आया है तो स्पीकर एडमिट करेंगे उस मोशन को या रिफ्यूज़ कर देंगे। राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो चाहेंगे तो एडमिट करेंगे या रिफ्यूज़ कर देंगे। अब मोशन साइन हो चुका है, 100 यहाँ 50 यहाँ साइन कर दिए हैं, उसके बाद भी स्पीकर और चेयरमैन के हाथ में पावर ये रहती है कि वो उस मोशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट, रिफ्यूज़ कर दिए तो फिर से बात खत्म। अगर एक्सेप्ट कर दिए तो बात आगे चलाओ। अगर एडमिट हो गया है, स्पीकर और चेयरमैन एडमिट कर लिए हैं मोशन को, तो एक 3 मेंबर की कमेटी बनाओ। अब ये 3 मेंबर की कमेटी मैटर इन्वेस्टिगेट करती है। अब देखना अभी तक क्यों एक भी जज हटा नहीं है। ये जो 3 मेंबर की कमेटी बनी है इसमें होंगे कौन कौन, जरा एक बार नज़र दौड़ाओ। CGI होंगे या फिर कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का CGI होगा, किसी भी एक हाई कोर्ट का हो सकता है, या फिर कोई एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। अब तुमको लगता है कि कोई जुडिशियरी को हटाएगा, तो ये इसलिए नहीं हटा है। ये फेयर कमेटी बनती ही नहीं है और ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को। अगर ये कमेटी इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन के बाद गिल्टी पकड़ ले कि हाँ ये जो ए इंसान था ये तो करप्ट है, गिल्टी है, जैसे कि अभी जस्टिस वो है ना, क्या नाम है यार उसका, जस्टिस वर्मा, जला हुआ नोट मिला है ना घर से, दिल्ली वाला जो मिला, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई आग बुझाने, जला हुआ नोट मिल गया। तो वो जला हुआ नोट जो कमेटी अभी बनी है, ये कमेटी में यही लोग हैं, यही लोग मैटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
ठीक। तो अगर इनको गिल्टी पाया जाएगा तो फिर एक मोशन पास होगा पार्लियामेंट में, और वो दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब 50% मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप का और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी तुमको पहले ही चैप्टर में हम करा चुके हैं। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से जब दोनों हाउस में ये मुद्दा पास होगा, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, अगर गिल्टी है, गिल्टी नहीं है तब तो बात खत्म, फिर से मोशन गया। और अगर गिल्टी है तो इस गिल्टी है वाले प्रपोजल पे वोटिंग करो, और वोटिंग कराओ। अब वोटिंग कराओ इस गिल्टी है प्रपोजल पे, और इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कराओ दोनों हाउस में। स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि जजेस हटेंगे कैसे। अब आगे आ जाओ। अब कुछ फैक्ट है, अब कुछ है नहीं, बस फैक्ट है। अब मुश्किल से हम 5 मिनट लगेगा हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ होगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा। हाँ, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कंफ्यूज मत होना। अगर यूपीएससी लाइन बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली होगी, या कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो ठीक है वो लाइन। ठीक, साथ में एक और बात लिखा है कि सीजीआई अगर चाहेंगे तो प्रेसिडेंट से प्रायर अप्रूवल लेकर वो किसी दूसरे प्लेस पे भी सुप्रीम कोर्ट की सीट बना सकते हैं, दिल्ली के अलावा भी। ठीक, ये एक फैक्ट हो गया। उसका देखो एक टर्म आता है एक्टिंग जज। ये एक्टिंग जज क्या होते हैं? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है किसी भी जज को एज ए सीजीआई, अगर इफ सीजीआई का ऑफिस वैकेंट है, खाली है, या टेम्पररी एब्सेंट है, या सीजीआई अपना ड्यूटी परफॉर्म करने में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, अब मतलब असमक्ष हो गए हैं अपनी ड्यूटी को पूरा करने में, तब प्रेसिडेंट अगर चाहें तो एक्टिंग जज, एक्टिंग सीजीआई, एक्टिंग जस्टिस वो बना सकते हैं। अगर ये 3 कंडीशन है तो वो टेम्पररी होते हैं। एक्टिंग जज इन्हीं को हम बोलते हैं। आगे देखो, एक होता है एडहॉक जज। ये एडहॉक जज क्या होता है? अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो मान लो 33 स्ट्रेंथ है ना सुप्रीम कोर्ट की, अब इस 33 में से पता चला 7 ही 8 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सब तो खाली है, और सब खाली है ना, तब तो भैया जो मिनिमम कोरम होना चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। कोरम मतलब जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए। ठीक, तो कोरम पूरा नहीं हो रहा है। जब कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो सीजीआई क्या करेंगे? किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे, भैया तुम इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ जाओ सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये कोरम पूरा हो जाए, मिनिमम जजेस ऑफ नंबर जो है वो पूरा हो जाए, ताकि वो जो खाली स्पेस है वो फिल हो जाए। अब ये प्रेसिडेंट के कंसेंट में रहकर करना होगा। प्रेसिडेंट जब कंसेंट देंगे तभी ये सीजीआई कर पाएंगे। प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना होगा, और जिस हाई कोर्ट से जज को बुलाओगे सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी कंसेंट लेना होगा। और कंडीशन ये है कि जिस जज को बुलाओगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा हो। यहाँ क्वालिफिकेशन बताए हैं ना, तो ये क्वालिफिकेशन पूरा कर रहा हो, उसी को एडहॉक जज बुलाना है। ठीक, फिर उसी तरीके से आता है रिटायर्ड जज। सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप कुछ समय के लिए आ जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कम है, आके आप कुछ काम कर लीजिए, या केसेस बहुत पेंडिंग हो रहे हैं, तो कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भी बुलाया जा सकता है। और ये भी प्रेसिडेंट के कंसेंट से होगा। पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लो, या जिसको अपॉइंट कर रहे हो उसका भी कंसेंट लो। और एक बार मान लो अपॉइंट हो गया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज, तो उनको क्या क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा, ये प्रेसिडेंट तय करते हैं। ठीक, अभी अलग अलग जजेस के टाइप हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक है, क्या क्या जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है? तो सबसे पहले तो रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 32, हिबस कॉर्पस मैंडेमस, इन सब में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अच्छा, एक स्टेटमेंट बताओ फंडामेंटल राइट में कराए हैं, रिट जुरिडिक्शन की पावर किसकी ज़्यादा है? हाई कोर्ट की ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है? विच कोर्ट है वाइडर रिट जुरिडिक्शन? बताओ, ध्यान रखना, हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? 226 आर्टिकल से हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये तुमको हम फंडामेंटल राइट में करा दिए हैं। तो फंडामेंटल राइट में जब रिट जारी होता है तो आर्टिकल 32 से करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट 226 से रिट जारी करने की उसके पास पावर है। अब आर्टिकल 32 से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मैटर के लिए रिट जारी कर सकता है, नॉर्मल लॉ के लिए भी, यह ध्यान रखना। हाई कोर्ट रिट पिटीशन को लेने से मना भी कर सकता है कि मैं इस रिट पिटीशन को नहीं लूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। ये सब कुछ वाइडर जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग रिट, ये तुमको हम पहले उसमें करा चुके हैं फंडामेंटल राइट में। ठीक,
तो पहला तो रिट जुरिडिक्शन है, दूसरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब इस मुद्दे पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा और कोई नहीं देखेगा। जैसे सेंटर और स्टेट की कोई लड़ाई हो जाए, सेंटर या फिर मल्टीपल स्टेट की कोई लड़ाई हो जाए, या फिर स्टेट स्टेट की कोई लड़ाई हो जाए, तो इन सब के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन चलता है कि सारे मैटर वही देखेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के एक्सेप्शंस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे। कौन कौन से? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू है तो वो इसके में नहीं आएगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो वो भी इसमें नहीं आएगा, कोई फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग मैटर है तो वो भी इसमें नहीं आएगा, कोई पेंशन के को लेकर डिस्प्यूट है तो वो भी इसमें नहीं आएगा, और कोई कमर्शियल ट्रेड वगैरह को लेकर डिस्प्यूट है तो वो भी ओरिजिनल डिस्प्यूट में, स्टेट स्टेट के डिस्प्यूट में नहीं आएगा। तो ये एक्सेप्शंस ध्यान रखना। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट के बीच डिस्प्यूट है, यहाँ भी सेंट्रल स्टेट के बीच डिस्प्यूट है, यहाँ भी सेंट्रल स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है, यहाँ स्टेट स्टेट के बीच डिस्प्यूट है। इसका ये मतलब नहीं कि सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आ जाएगा, नहीं, कुछ स्पेसिफिक मैटर आते हैं, सब मैटर नहीं आते हैं, ये सब नहीं आएगा। एक्सेप्शंस ध्यान रखना। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक आता है एपेलेट जुरिडिक्शन। एपेलेट जुरिडिक्शन ये क्या है? तो एपेलेट जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में उसके पास अपील है। एपेलेट जुरिडिक्शन मतलब सीधा क्या कि हम हाई कोर्ट में, मेरा कोई केस चल रहा था, हम अपील कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट मान लो हमको कोई सजा दे दिया, हम इस सजा के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने। तो अब अपीलेट जुरिडिक्शन, अपील वाला जुरिडिक्शन इसी को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अपील की जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में है, सिविल मैटर में है, क्रिमिनल मैटर में है, अलग अलग स्पेशल लीव वाले मैटर में है, जो कि आर्टिकल 136 से डिराइव होता है। सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का जो लीव का मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती है, ये ध्यान रखना। और ये आर्टिकल 36 को हम सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर भी कहते हैं, कि वो किसी भी कोर्ट से मुद्दा उठाकर, लीव के मुद्दा को, छुट्टी के मुद्दा को उठाकर देख सकता है, सिवाय मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट, कोर्ट मार्शल वाला कोर्ट को वो नहीं देख सकता है, लेकिन बाकी किसी कोर्ट का देख सकता है। ये 136 को हम डिस्क्रिशनरी पावर भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ध्यान रखना। तो ये सब एपेलेट जुरिडिक्शन में आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इसके सारे जजमेंट रिकॉर्डेड रहेंगे और फ्यूचर में कभी इसके जजमेंट की जरूरत पड़ेगी तो रेफरेंस लिया जाएगा, मतलब इसकी परपेचुअल मेमोरी है। तभी तो हम अलग अलग केस लॉज आंसर राइटिंग में लिखते हैं कि एज पर केस अनंत भारती केस, एज पर मिनर्वा मिल्स केस। ये सब केस तो कब दशकों पहले हुआ था, 10-20 साल पहले हुआ था। काहे लिखते हैं, काहे याद करते हैं, काहे उस जजमेंट को हम आज भी रेफरेंस मानते हैं? क्योंकि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका बोला हुआ हर बात रिकॉर्ड होगा, इसका बोला हुआ हर बात एक डिक्री है, एक ऑर्डर है, अपने आप में इसकी परपेचुअल मेमोरी है कि हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, साथ में कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के खिलाफ सजा देने की भी पूरी पावर मिली हुई है। कहते हैं ना, यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो, वही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो मैटर पे होता है, एक सिविल एक क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मतलब सीधा जो सुप्रीम कोर्ट बात बोला है आप उस बात को नहीं मान रहे हैं। अगर आप सिर्फ नहीं मान रहे हैं डायरेक्शन को, तब तो सिविल ये कंटेम्प्ट आएगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब बात भी नहीं मान रहे हैं और ऊपर से हमारी इमेज भी खराब कर रहे हैं, जुडिशियरी को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं कि जुडिशियरी करप्ट हो गई है, ऐसे करती, मेरा मुद्दा गलत देख दी, ऐसा स्कैंडलाइज कर रहे हैं जुडिशियरी की इमेज को, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी हो जाएगा। सिविल कंटेम्प्ट सिंपल बात नहीं मानना, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में बात भी नहीं मान रहे हो और ऊपर से जुडिशियरी की इमेज को भी स्कैंडलाइज कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में सजा ज़्यादा, इसमें सजा कम, सीधी सी बात। फिर से एडवाइजरी जुरिडिक्शन देख लो, ये तो मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में किए हुए हैं। 143 उसी गवर्नर का डिस्प्यूट, और गवर्नर के डिस्प्यूट्स के बाद जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एडवाइजरी जुरिडिक्शन मांगा था, करंट अफेयर में रिपीटेड टाइम किए हुए हैं। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का सीधा मतलब है जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ अपना एडवाइस मांग सकते हैं, ये 143 आर्टिकल का यूज करके मांग सकते हैं। अब दो बात इसमें आता है, एक 143 का क्लॉज 1 है, एक क्लॉज 2 है, इसमें दो बात है, इसमें दो बात है, रुकना एक सेकंड यार। अब हाँ, इसमें दो बात है, क्लॉज 1 क्लॉज 2, 143 का ही है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। दो बात क्या है? पहली बात तो ये है कि मान लो कोई भी मामूली एक लॉ का सवाल है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल है जो प्रेसिडेंट ने पूछा है, नॉर्मल लॉ, नॉर्मल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई सवाल प्रेसिडेंट ने पूछा है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट
चाहे उसका मन करेगा तो एडवाइस देगा, या सुप्रीम कोर्ट का मन नहीं करेगा तो वो एडवाइस नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव एडवाइस। मान लो सिंपल कोई लॉ है, कौन सा लॉ है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ये सिंपल एक एक्ट है, लॉ है। इस लॉ से रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को कोई मन हुआ सवाल पूछने का, या फिर कोई भी लॉ रिगार्डिंग सिंपल लॉ का कोई प्रोविजन अगर प्रेसिडेंट को मन कर रहा है कि पूछे एक बार सुप्रीम कोर्ट से, तो 143 का पावर यूज करके वो पूछ तो सकती हैं। लेकिन 143 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर लॉ बस वो फैक्ट है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का सिंपल सा फैक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को मन करेगा तो एडवाइस देगी, नहीं तो नहीं देगी। लेकिन क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के रिगार्डिंग अगर प्रेसिडेंट ने सवाल पूछा है, या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर सवाल पूछा है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है कि उसको एडवाइस देना ही देना है। इस केस में मना नहीं कर सकते हो। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पे मैंडेटरी नहीं होता है, प्रेसिडेंट को फाइनल जो मन होगा वही करेंगी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन बस एडवाइस देने का है, तो इसमें तो मैंडेटरी है कि देगा ही देगा एडवाइस, इसमें चाहे तो मना कर सकता है। ठीक, खत्म। सेंटर स्टेट इंटर स्टेट जुडिशियरी का पार्ट 1। हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट छोटा छोटा है, 45 मिनट में टोटल कराएंगे। हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। 45 मिनट से 50 मिनट से ज़्यादा का ऑडियो वीडियो वो नहीं बनेगा। मेन ये टफ था, टफ इन द सेंस क्या, टेक्निकल था, क्योंकि यहाँ सवाल मतलब फंसाने पे आ जाएगा तो सेंटर स्टेट में बहुत फंसाएगा, इंटर स्टेट में बहुत फंसाएगा, जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सब में। जुडिशियरी तो छोटा ही बना है, ये तो छोटा है ही। मेन इंपॉर्टेंट ये सेंटर स्टेट था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये मेंस में भी पूछता है, ये मेंस में भी पूछता है, इससे मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलो।